फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी देर में अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि बाजार में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वीकली एक्सपायरी किस तरफ के मूवमेंट दिखा रही है और साथ ही कई स्टॉक्स और सेक्टर्स पर फोकस आ रहा है, तो उस पर भी हमारी एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। एक्शन की शुरुआत करें उससे पहले आपको इस समय की बाजार की बड़ी बातें मैं बता देता हूं। उतार चढ़ाव के बीच आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हालांकि ओपनिंग सेशन में बाजार पहली बार 13,200 के ऊपर गया था और नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया, पर वहां से हमने थोड़ी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। नंदलेस अगर आप देखें तो रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद भी निफ्टी अपने गेन्स होल्ड करते हुए दिख रहा है। हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव इस समय बाजार में ज्यादा दिखेगा, पर 13,150 के ऊपर ही निफ्टी कंसोलिडेट इस समय कर रहा है। बैंक्स, यहां पर आप काफी तेज वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा है, पर पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नजर रखिए। इंडेक्स में 5% का उछाल है और कई बैंक्स, कैनरा, बीओबी, पीएनबी, इवन एसबीआई में आप बड़ी तेजी बनते हुए देख रहे हैं। आईटी, फाइनेंस और निजी बैंक्स, यहां पर आप थोड़ा सा दबाव जरूर आते हुए देखेंगे। हालांकि इसमें भी आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स पर एक्शन भरपूर है। और फाइनली ग्लोबल मार्केट्स का हाल देखें। डाउ फ्यूचर्स वैसे तो एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, पर ऊंचाई से करीब 70 अंक फिसलकर इस समय एकदम सपाट है। वहीं यूरोप थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई है, कोई भारी गिरावट नहीं है, बट हल्की सी नरमी इस समय आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं, पर सबसे पहले स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स दिया। मजीन साहब, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा एक्सपायरी की तरफ वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल जो आपकी कॉल्स हैं उनका पहले अपडेट दे दें सर। हाँ, तो दीपांशु, पहले तो आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ी कॉल थी दिवाली पे 6800 पे मारुति has hit a new 52-week high 76.75 and Maruti is now headed towards 8200, so stay put. That has been one of the best calls from Diwali. उसके अलावा मैंने आपको सुबह दिया था हैवेल्स, उसमें बने रहिए, आउट परफॉर्म। सन टीवी जो मैंने आपको रीइटरेट किया वो 34-35 से 43-44 है, वो बने रहिए। और तीसरा था, हेलो जी भसीन साहब, तीसरा स्टॉक आप बता रहे थे हैवेल्स, सन टीवी और इन्फोसिस था आई थिंक सर तीसरा स्टॉक। Infosys should be accumulated by all. It is going to be one of the best performing. The gap between Infosys and TCS is narrowing. These were the three calls, हिमांशु। अब आपके लिए दो कॉल्स हैं, दोनों बाय साइड की और क्वालिटी स्टॉक्स है। जी सर, बताएं सर। तो पहला होएगा सर गोदरेज कंज्यूमर, 708-9 का भाव है। गोदरेज कंज्यूमर इज गोइंग टू सी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन एज देयर बिजनेस इन इंडोनेशिया showing lot of traction, and in the sanitizer business they have got extremely good follow through. 710 में लीजिए, 698 का स्टॉप लॉस है और 750 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा जो मेरी कन्विक्शन बाय 65, 75, 90 पे थी, BEL। मैनेजमेंट हैज गाइडेड फॉर डबल डिजिट ग्रोथ, 115.5 to 1575 में लीजिए, 113.35 का स्टॉप लॉस, 123 का टारगेट। ओके, तो दो बेहतरीन कॉल्स आपके लिए, गोदरेज कंज्यूमर 750 के टारगेट के लिए और BEL जहां पर भसीन साहब रेगुलरली हमें कॉल्स देते आ रहे हैं, अब 123 का टारगेट रहेगा। शुक्रिया भसीन साहब, आपसे फिर से बात होगी 45 मिनट पे आपकी BTSTT कॉल के लिए। पर जबरदस्त एक्शन रहा है। हालांकि इंडेक्स लेवल पर आप देखेंगे कि काफी उतार चढ़ाव आज बनते हुए दिखा है, पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट काफी तेज आपने होता हुआ दिखा है। और वैसे बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहां पर नजर रखिए, स्पेशली जिस तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, और साथ ही कुछ NBFCs जहां पर मूवमेंट है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ तैयार हैं। राकेश जी, कुणाल जी हैं हमारे साथ, वागले साहब जुड़ रहे हैं, सुमित जी भी हैं और साथ ही संदीप जैन साहब भी हैं। सुमित जी, LIC हाउसिंग पर बात करते हैं। मेरे को याद है पहले कुछ समय पहले हमने बात करी थी 310, 315 के लेवल से। आज देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट आया, 360 के लेवल्स भी क्रॉस करे हैं। यहां से और मोमेंटम देखते हैं LIC हाउसिंग में। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल दीपांशु, LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ब्रेकआउट है। स्टॉक बहुत बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक यहां से ऊपर में 380 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का मूव दिखाएगा। आपको बिल्कुल याद है हमने 330, 320 के आसपास लोअर लेवल्स पे खरीदारी करी थी और यहाँ पे स्टॉक 360 के आसपास आ चुका है। अब ये यहाँ से ऊपर में 380 से 400 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। जिन्होंने भी बाय किया है वो पोजीशंस को होल्ड करें और यहाँ पे फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और आज का जो प्राइस एक्शन है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने को मिलना चाहिए।
बिल्कुल, तो नजर रखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बढ़िया ब्रेकआउट मूव आपको आते हुए दिखा रहा है। आइए आपको कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स भी बता देते हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से ट्रिगर्स हैं बाजार की नजर पर? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई दिन के अंत तक होने की संभावना है, तो इस पर फोकस है। इसके अलावा ओपेक प्लस की कच्चे तेल के उत्पादन पर एक बैठक होने जा रही है। कल की अगर बात करें, कल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट RBI की क्रेडिट पॉलिसी पर फोकस रहेगा। बर्गर किंग का IPO कल बंद हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना पर सर्वदलीय बैठक कल होने वाली है, तो इस पर भी नजर रहेगी। और शनिवार का दिन आरती सर्फेक्टेंट्स की इस दिन EGM होने वाली है, तो इस पर हमारी नजर होगी। ओके, तो कुछ अहम इवेंट्स हैं। ऑफ कोर्स कल का बड़ा इवेंट रहेगा RBI की पॉलिसी, वहां पर हमारी नजर है। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए खबरों वाले स्टॉक्स आज कौन से हैं? देखिए, आज काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके ऊपर खबर आई है। सबसे पहले तो टेक्सटाइल सेक्टर आज काफ़ी बजिंग भी है। इसके लिए खबर भी आई है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को सरकार दरअसल बढ़ावा देना चाहती है, जिसके लिए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल बनाने के यहाँ विचार किया जा रहा है, जिसमें 207 आइटम की पहचान भी कर ली गई है और पूरा एक्सपोर्ट करीब 20,000 करोड़ के आसपास का रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा HDFC लाइफ सुबह सुबह काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई, जहाँ पे स्टैंडर्ड लाइफ ने हिस्सा बेचा। 2.78 करोड़ शेयर जो है उनको बेचा गया है। 626 से 637 के भाव पे ये सौदे हुए हैं। HDFC बैंक, यहाँ पे बुरी खबर आई है कि RBI ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि इनके जो डिजिटल काफ़ी सारे सिस्टम है उनमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके लिए संतोषजनक जवाब अब तक RBI को नहीं मिला है। इनके तरफ से इसके लिए रोक लगाई गई है। मारुति टोयोटा प्लांट में मॉडल में बदलाव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। टोयोटा प्लांट में विटारा ब्रेजा के मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग अब ये करने वाले हैं। एलेम्बिक फार्मा, इसको एक ब्लड प्रेशर की दवा के लिए US FDA से मंजूरी मिल गई है। L&T प्रोजेक्ट में 300 फ्लैट के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ट्रेंट RK दमानी ने यहाँ पे 27 नवंबर को करीब 28,22,000 शेयर जो है उनको बेच दिया है। नवभारत वेंचर्स टाटा स्टील माइनिंग के साथ इन्होंने एक करार किया है। डेल्टा कॉर्प गैम्बलिंग और लॉटरी में जीती रकम, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया इसको लेके कि इनमें अभी जो GST है वो जारी रहेगी। मैक्स वेंचर्स येस बैंक को मैक्स टावर के लिए इन्होंने करीब 62,500 स्क्वायर फीट की जमीन जो है वो लीज पे दी है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 534 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्राटेल के रेजोल्यूशन प्लान को NCLT के तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया, इनका एक JV था एक्सा इन्वेस्टमेंट के साथ, उसमें जो 49% एक्सा का था वो अब बैंक ऑफ इंडिया खरीदने वाला है। और सबसे आखिरी में ONGC, यहाँ कोजेंसिस के हवाले से खबर आई है कि ONGC विदेश जो है इनकी एक टाइप थी बेसिकली IOC BPCL ऑयल इंडिया के साथ में, इजराइल में एक्सप्लोरेशन के लिए उस ब्लॉक से अब ये बाहर निकलने वाले हैं। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं, खबरों के दम पर आपको एक्शन दिख रहा है। बाजार में भी कई सारे स्टॉक्स हैं, एक्शन आ रहा है। बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 132 रुपए 50 पैसे और स्टॉक का नाम है दीपांशु कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर दीपांशु ब्रेकआउट है, नवंबर के हाईज ब्रेक हो रहे हैं। यहां पे कोल इंडिया के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए 132.50 वाला कॉल 5 रुपए 50 पैसे 5 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। कोल इंडिया का 132.50 वाला कॉल। कोल इंडिया पे लोअर लेवल्स पे बेस बना है दीपांशु, राउंडिंग बॉटम टाइप फॉर्म हुआ है डेली चार्ट में बेस पे। यहां से स्टॉक के अंदर इमीडिएटली ऊपर में जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो 138 रुपए से लेके 140 रुपए तक के दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और आज इसने रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक करे और 200 DMA के पास आ गया है। जैसे ही 200 DMA निकलेगा 138 रुपए से लेके 140 रुपए तक का मूव कोल इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 127 128 के आसपास है, इसके लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए 132.50 वाला कॉल CMP पे खरीदारी करे, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 3.5 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 7 रुपए से लेकर 9 रुपए तक का, तो इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोल इंडिया यहां पर करके चलिए खरीदारी। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड करा। एक बार फिर से PSU बैंक्स तो एक्शन में हैं ही, PSU स्टॉक्स भी आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। कंटेनर कॉर्प, गेल, BHEL
यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है। तीनों के तीनों OMCs वहाँ पर आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर फिर से ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है। एक एक करके इन सभी स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की चर्चा भी की राय भी लेंगे, पर उससे पहले एक बार भारतीय इंफ्राटेल पर नजर डालिए। वागले साहब, ऑलमोस्ट अब डेली इस पर बात चल रही है क्योंकि रोज ही बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। आज भी सर 5% का मूव आया इस समय भारतीय इंफ्राटेल पर। अभी थोड़ी देर पहले एक अपसाइड मूव आते हुए दिखा था। 235 236 के लेवल्स पर अभी भी ट्रेड बनता है सर? अभी भी ट्रेड बनता है क्योंकि अभी अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस कर रहा है। 32 का एक रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है ये कम से कम 255 260 तक जाना चाहिए, लेकिन अभी क्या भाई आज के आगे ये मुंह आएगा ये मैं कह नहीं सकता। ट्रेडिशनली 2 से 3 दिन से 4 दिन का व्यू लेते हो तो ये तक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो भारतीय इंफ्राटेल यहां पर आपको रखनी है नजर, जिस तरह से स्टॉक पर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। कई सारे और फैक्टर्स हैं जो बाजार के मूवमेंट को डिक्टेट कर रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक एक लेवल से मुनाफा वसूली दिखा रहा है, 29,500 के करीब अब फिसल चुका है। पर PSU बैंक्स यहां पर भरपूर एक्शन है, सिलेक्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन है और एक्शन का इंतजार है RBI की तरफ से। कल आने वाली है पॉलिसी। एक बार वरुण के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि इस बार पॉलिसी से जानकारों की क्या एक्सपेक्टेशंस है। बताएं वरुण, हमारा पोल क्या बता रहा है? देखिए, हमारा पोल तो ये बता रहा है कि इस बार की जो पॉलिसी है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा नॉन इवेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सवाल तो हमारा यही था कि क्या RBI इस बार दरों में कटौती करेगा। तो हमारे जो कुल पोल पार्टिसिपेंट्स है उसमें से 100% यानी कि सबके सब पोल पार्टिसिपेंट्स का यही कहना था कि नहीं, RBI इस बार दरों में कोई भी बदलाव नहीं करने वाला है, यानी कि जो दरें हैं वो जस की तस रहने वाली है। तो जाहिर सी बात है, हमारा अगला सवाल फिर यही था कि अगर चलिए RBI दरों में बदलाव नहीं करेगा तो RBI का स्टैंस क्या रहने वाला है इस बार, अगर वो आप बता सके। तो हमारे जो कुल पोल पार्टिसिपेंट्स है उसमें से 100% यानी कि सबके सब पोल पार्टिसिपेंट का यहां भी कहना था कि RBI का जो स्टैंस होगा इस बार वो एकोमोडेटिव ही रहने वाला है, यानी कि यहां भी कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा सवाल हमारा ये था कि क्या आगे महंगाई दरों में कटौती होगी, क्या वहां पे गिरावट होने वाली है। तो यहाँ 80-20 का मामला था। 80% लोग कह रहे थे कि नहीं होगी, 20% कह रहे थे कि कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन 3 सवालों को अगर आप देखें तो एक बात साफ समझ में आती है कि इस बार की जो RBI पॉलिसी है वो नॉन इवेंट होगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जिस पे आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़रूरी होंगे। एक तो RBI की तरफ से FY 21 और 22 का GDP का अनुमान क्या निकल के आता है, इस पे नज़र रखिए। इसके अलावा महंगाई को लेके क्या आउटलुक RBI देता है, इस पे नज़र रखिए। और सरकार तो लगातार खर्चे करते जा रही है, तो वित्त घाटे पे RBI गवर्नर का क्या बयान निकल के आता है, इस पे आपको नजर रखनी होगी। तो रेट कट पे नजर नहीं रखना है आपको, ये 3 जो चीजें हैं उस पे आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो रेट कट्स के अलावा कुछ और अगर ऐलान आते हैं तो वहां पर आपको नजर रखनी है। शॉर्ट टर्म रेपो लेंडिंग यहाँ पर भी क्या मूवमेंट आता है वो आपको देखना जरूरी रहेगा और शायद उसकी वजह से भी आप थोड़ा PSU बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली आज बढ़िया एक्शन आते हुए देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 8% ऊपर है, ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबरदस्त तेजी बनी हुई है। कैनरा बैंक उसके पीछे फॉलो कर रहा है, वहां पर भी नजर रखिए। और PNB यहाँ पर भी खरीदारी आती हुई दिख रही है। UPL ये भी एक स्टॉक है जो मूव करते हुए दिख रहा है। आज सुबह सिमी जी भी इसके बारे में बात करके गई थी और वहां से देखिए एक अच्छा मूव आया है। जैन साहब, UPL खरीदना चाहिए सर इन लेवल्स पर, क्योंकि एक तो वो ऑडिटर के कंसर्न्स थे जहां से एक बड़ी गिरावट आई, पर उसके बाद थोड़ा प्रमोटर बाइंग आती हुई देखी है। एक US कोर्ट से इन्हें रिलीफ मिला है, एक बड़ी पेनल्टी देनी थी, अब सिर्फ आधी पेनल्टी देनी पड़ेगी और पूरा प्रोविजन इन्होंने किया था। साथ ही कुछ अर्ली रीपेमेंट्स भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी खबरें भी आई हैं काउंटर के लिए। सेंस मेक करता है UPL खरीदने के लिए सर? देखिए, जस्ट बिकॉज कि एक तो बहुत ज्यादा करेक्टेड स्टॉक था, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था और फ्रंट लाइन स्टॉक है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत चल रहे हैं ये स्टॉक्स। और देखिए, बीच में जो वो इश्यूज आए थे, वो चूंकि बहुत बड़ी कंपनी है, 33-34 हजार करोड़ की कंपनी है, बट फिर भी देखिए मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाकी खरीदारी के लिए मैं अगर ये एग्री इनपुट्स वाले स्पेस पे कहीं भी जाता हूँ तो बहुत सारी कंपनियां मैंने पहले भी रेकमेंड की और अभी भी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इवन रैलिस इंडिया इज अ फैंटास्टिक स्टॉक, PI इंडस्ट्रीज है जो कि नॉन FNO स्पेस के स्टॉक्स है और ये एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर सालों से रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं रोज ये जो इश्यूज इतने आते हैं, कोई विवादित कंपनियां रहती है तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आता इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ट्रेडिंग कीजिए, आप FNO में लीजिए, कॉल पुट के साथ हेज करके कुछ स्ट्रैटेजी बना के काम किया जा सकता है। जनरली ये टाइप के
स्टॉक सारे उन स्ट्रैटेजीज के ही शिकार रहते हैं, तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं उन पे ध्यान दीजिए, वो स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने भारत रसायन है या बहुत सारे स्टॉक्स, सॉरी भारत रसायन नहीं, मैंने पीआई इंडस्ट्रीज और ये रैलिस इंडिया भी रिसेंटली रेकमेंड किया, उन पे ज्यादा फोकस्ड हूं मैं। और इवन फर्टिलाइजर स्टॉक्स विल डू वेल। इवन आज पीएसयूज का थीम चल रहा है, तो पीएसयूज में और फर्टिलाइजर में अगर आप एक स्टॉक देखें तो आरसीएफ है, जो कि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ 60 के लेवल से वहां से नीचे आया, बट अब जिस तरीके का फंडामेंटल्स और जिस तरीके के रिजल्ट्स आए और जिस तरीके का माहौल बन रहा है, मुझे लगता है आरसीएफ कैन रियली डू वेल फ्रॉम दीज लेवल्स अप टू द लेवल्स ऑफ 60 रुपीज। ओके, तो आरसीएफ एक ऐसा स्टॉक है, वहां पर आपको रखनी है नजर। पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो वायदा कारोबार का टॉप गेनर बैंक ऑफ बड़ौदा। और सुमित जी, सुबह आपने 57 का कॉल खरीदने को कहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट तो आ ही गया होगा सर, बताएं क्या करना चाहिए और कोई फ्रेश स्ट्रैटेजी या इन लेवल्स पर भी कोई फ्रेश ट्रेड का मौका है बैंक ऑफ बड़ौदा में? बिल्कुल दीपांशु, आपको एकदम सही ध्यान है। बैंक ऑफ बड़ौदा सुबह भी दिया था और पिछले हफ्ते भी बाय दिया था। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है दीपांशु। ये स्टॉक यहां से एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 60 का लेवल टूटते ही 65 से 66 रुपए तक का मूव बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते चले और पोजीशंस को कैरी करते चले, क्योंकि ये जो पीएसयू स्टॉक्स है ये बहुत लंबे समय के बाद, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए बहुत बड़े अरसे के बाद इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये स्टॉक्स ब्रेकआउट देने के बाद शार्प मूव देंगे, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन करेंगे, फिर वापस से शार्प मूव देंगे। ये ऐसा ही मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल रहा है। 60 का लेवल टूटते ही 66 रुपए तक का मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर रखिए नजर, एक बढ़िया मूव स्टॉक पर आपको आते हुए दिख रहा है। इस समय 8% की तेजी आपको फिलहाल दिखेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा तो अच्छी मूव दिखा रहा है, पर आज एचडीएफसी बैंक, माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर हमने आते हुए देखा और कुछ खबरों के दम पर भी एक वीकनेस बनी है एचडीएफसी बैंक में। तो अगर आप देखेंगे, हालांकि ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, बट दिन की ऊंचाई से काफी फिसला है बैंक और फिलहाल टॉप लूजर है निफ्टी का विद अ फॉल ऑफ 2%। क्या है खबर एचडीएफसी बैंक के लिए और क्या है कंसर्न? चलते हैं वरुण के पास जानने के लिए। वरुण, बताइए एचडीएफसी बैंक पर आज प्रेशर क्यों है? देखिए, प्रेशर आया है आरबीआई की तरफ से एक ऑर्डर के चलते, और आरबीआई का ऑर्डर एचडीएफसी बैंक पे ये है कि एचडीएफसी बैंक आगे जो नए क्रेडिट कार्ड्स है उनको जारी नहीं कर सकता है। जो डिजिटल लॉन्च है वो ये नहीं कर सकते हैं। दरअसल डिजिटल 2 के तहत काफ़ी सारे लॉन्च होने वाले थे, ऐप लॉन्च होने वाले थे, उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। अब ये क्यों हुआ है ये आप समझिए। आपको याद होगा 21 और 22 नवंबर को इस कंपनी की जो सेवाएं हैं वो करीब 12 घंटे के लिए ठप हो गई थी। आरबीआई ने इससे इनके ऊपर सफाई मांगी थी, सफाई देने की कोशिश की गई, लेकिन संतोषजनक सफाई अब तक आरबीआई को नहीं मिली। और ये पहला इंस्टेंस नहीं है, लगातार 2 साल से अगर आप देखें तो काफ़ी सारे इंस्टेंस ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे इस कंपनी को टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़े थे। तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है इस कंपनी से इस बात को लेके नाराज है और इसके लिए ये रोक जो है वो लगाई गई है। अब इस रोक का इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है वो इस देश का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड का प्लेयर है। इसका करीब 27% के आसपास का मार्केट शेयर है और मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास के क्रेडिट कार्ड जो है वो ये ऑलरेडी डोल आउट कर चुका है। यानी कि ग्राहक जो है इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर ये नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा तो कहीं ना कहीं नए क्रेडिट कार्ड अगर नहीं लॉन्च कर पाएगा तो वो इस कंपनी के लिए दिक्कत साबित हो सकती है। ये तो आप समझ ही गए। इसके लिए आपने देखा कि इस शेयर में गिरावट देखने मिली, लेकिन इसका फायदा जो है वो एसबीआई कार्ड को मिलेगा, क्योंकि अगर नंबर 1 प्लेयर को दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है नंबर 2 प्लेयर को फायदा होगा। और एसबीआई कार्ड का जो मार्केट शेयर है वो करीब 19% के आसपास का है। तो जाहिर सी बात है इस खबर के चलते एचडीएफसी इसके लिए गिरा है, एचडीएफसी बैंक, और एसबीआई कार्ड जो नंबर 2 प्लेयर है उसमें आप अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, तो एचडीएफसी बैंक पर प्रेशर है इस समय। देखिए डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, 2% नीचे, पर एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी आ रही है। जैन साहब, ये ठीक तरीका है देखने का? एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस चलते रहेंगे जब तक एचडीएफसी बैंक क्लैरिफाई नहीं करता, तब तक नए कार्ड्स इशू नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट एडवांटेज एसबीआई कार्ड सर, और ये जो मार्केट में प्ले कर रहा है ये सही है क्या? आप भी यही एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी एनालिसिस है। इनफैक्ट मैं जब शुरुआत हुई थी तो यही एंड पे सोच रहा था कि ये जो पूरी एनालिसिस है कहीं ना कहीं एसबीआई कार्ड्स को बेनिफिट होते हुए की होनी चाहिए। और एचडीएफसी बैंक में तो देखिए कार्ड्स का बिजनेस है तो एक छोटा सा वो है, इसीलिए बहुत बड़ा रिएक्शन, फिर भी रिएक्शन दिया ही है। इनफैक्ट जब जी बिजनेस की ये एक्सक्लूसिव न्यूज जब आई थी और सुबह में 10 साढ़े 10 बजे के लगभग देख रहा था तो पॉजिटिव अच्छा खासा, वहां से नेगेटिव हुआ है।
तो आई बिलीव कि ये बाइंग का ही एक वो होगा अपॉर्चुनिटी इन एचडीएफसी बैंक। बट एसबीआई कार्ड स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर क्लियरली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इनफैक्ट कार्ड्स का तो देखिए, और एसबीआई जैसी एक नेटवर्क को ये कैटर करता है और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, तो इसलिए उसमें देखिए ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है। और नीचे के लेवल से भी, आईपीओ के लेवल से भी आप देखिए फिर जो करेक्शन हुआ वहां से चला है। बट अगेन लॉन्ग रन में मैं बहुत ज्यादा बुलिश पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं, हो सकता मैं गलत पढ़ूं एसबीआई कार्ड्स में, बट मुझे संभाव ये लगता है कि जो वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा महंगे है। बट ठीक है, क्योंकि मार्केट्स भी चल रहे हैं और ये न्यूज पॉजिटिव है, बिल्कुल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है जब तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती। बिल्कुल, तो नजर रखिए, ये एक प्ले बाजार में बनते हुए दिख रहा है। एसबीआई कार्ड्स पर एक्शन बना है। कुणाल जी, एसबीआई कार्ड्स के चार्ट्स देखिए सर, फिर से एक्शन में आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, अगले लेवल्स क्या रहेंगे एसबीआई कार्ड के लिए? देखिए दीपांशु, चार्ट अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट आज आता हुआ दिख रहा है और एक रेजिस्टेंस मुझे इमीडिएटली दिखाई पड़ती है 847 रुपए के आसपास। अभी 835 का भाव है, तो 847 पहला हर्डल है और उसके बाद फिर 925 रुपए पर दूसरा हर्डल है। तो स्ट्रक्चर देखें तो मुझे ठीक ठाक लगता है और आज का ब्रेकआउट भी सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स पर भी बाय चल रहा है, तो मेरी राय में बाय करना चाहिए। 847 रुपए के ऊपर और कंफर्मेशन होगा और फिर मुझे लगता है कि 925 के लेवल्स आएंगे, तो एसबीआई कार्ड पर खरीदारी की राय है 847 के ऊपर। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड्स पर खरीदारी की राय। पर देखिए, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक पर प्रेशर बन रहा है, कुछ और बैंक्स पर भी थोड़ा इस समय प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है और साथ ही अगर आप निफ्टी भी देखें तो सारी गेन्स गिव अप करके एकदम सपाट हो गया। एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। ओपनिंग हाइज के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, उसके बाद एक छोटी रेंज में कारोबार हो रहा है, स्पेशली निफ्टी पर विद इन दैट रेंज काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो यहां पर थोड़ा उतार चढ़ाव इस समय आपको ज्यादा आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिखा है। पीएसयू बैंक अच्छा होल्ड कर रहे हैं, पर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तीनों के तीनों फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी में है। पर इस बीच कुछ और बढ़िया कॉल्स आपके लिए बाजार की ट्रेडिंग के लिए। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 88 रुपीज 50 पैसा 60 पैसा, 88 रुपीज 50 पैसा 60 पैसा। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका सिंबल है इरकॉन। ये स्टॉक दीपांशु ब्रेकआउट है, 200 डीएमए लेवल्स ब्रेक कर रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट सितंबर के हाइस पे आ चुका है और स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर आज क्लोजिंग देगा, ऐसा मेरे को लगता है, जिस तरह का ये कैंडल फॉर्म हो रहा है। क्लास वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक यहां से ऊपर में 94 रुपए से लेके 98 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है और स्टॉक के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया बैठ रहा है। नीचे के अंदर 84-85 का सपोर्ट है, तो 84-85 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इरकॉन के अंदर खरीदारी करें। ऊपर में 94 रुपए से लेके 98 रुपए तक का मूव जल्दी ही 2-3 दिनों के अंदर इरकॉन में देखने को मिलना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है, तो ये शार्प अपसाइड मूव 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो इरकॉन पर करके चलिए खरीदारी। बढ़िया मूव आ रहा है इस समय, 4.5% की तेजी है स्टॉक से। ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स में एक्शन है, क्योंकि एयरलाइन स्टॉक्स मूव कर रहे हैं और अब रेल स्टॉक्स में भी आप थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहे हैं। एक्शन एक और स्टॉक में वागले साहब की तरफ से, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, कॉनकॉर में एक ब्रेकआउट आ रहा है 417 418 के मल्टीपल रेजिस्टेंस से कई दिनों से ये वहां पर अटक रहा था। अभी 421 रुपए 50 पैसे का भाव है, यहाँ पर ले ले। 416 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 430 432 का टारगेट जो शायद आज ही आ सकता है, और दूसरा टारगेट 441, ये पोजिशनल व्यू है 2 से 3 दिनों का। बिल्कुल, तो कॉनकॉर पर रखिए नजर। वागले साहब, मैं आपसे ये स्टॉक पूछने ही वाला था, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बढ़िया मूव आते हुए दिखा है और फिलहाल डेज हाई पर कॉनकॉर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो एक शानदार मूव आती हुई दिख रही है इस समय स्टॉक पर। पीएसयू स्टॉक्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे शो के स्टार्ट से, एक एक करके आपको ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं इस समय और वहीं पर एक्शन बन रहा है। एक्शन कुछ और स्टॉक्स में बन रहा है। स्वागत करते हैं श्रीकांत चौहान साहब का भी। श्रीकांत जी, आईसीआईसीआई प्रू पर नजर डालिए, एक मूव फिर से आती हुई दिख रही है। इसमें फिलहाल 2% ऊपर है, थोड़ी देर पहले ही ब्रेकआउट आया है। बताएं, कोई ट्रेड बनेगा सर?
बिल्कुल दीपांशु, वैसे अगर इसकी एक्टिविटी देखें तो इसने एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया है और उस कंसोलिडेशन के बाद उसमें एक एक्टिविटी बनी है। तो जो मोमेंटम है वो मुझे लगता है कि कम से कम इसके जो प्रीवियस हाइज़ थे 490 के, उसके काफ़ी नज़दीक जा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में अगर बाय करना है तो करंट लेवल से ही बाय करें, क्योंकि आज पूरे दिन से 468 के लेवल्स को इसने काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया हुआ है। तो 468 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, 490 का टारगेट हम मिनिमम रख सकते हैं और अगर मैक्सिमम रखें तो मुझे लगता है कि शायद 510 या 520 जो इसके ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल से, शायद उसे भी ये छू सकता है। तो बिल्कुल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई प्रू पर रखिए नजर, स्टॉक पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बंसल जी, एल&टी फाइनेंस अच्छी खरीदारी आ रही है, 4-4.5% ऊपर है सर, बताएं कोई ट्रेड होगा इस पे? देखिए दीपांशु, बहुत बढ़िया टेक्निकल रुझान है, तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करे। और इन स्तरों पे भी दीपांशु यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 87 रुपीज पर स्टॉप लॉस आता है, तो 87 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी है और नई खरीदारी भी की जा सकती है 94 के टारगेट के लिए। और दीपांशु, ये जो स्टॉक है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, ये मेरा पिक ऑफ द सीरीज था और 92 से लेकर 95 के टारगेट दिए थे। तो वो जो टारगेट्स हैं स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस है, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें, नई खरीदारी भी इन स्तरों पे की जा सकती है। बिल्कुल, तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं और जो सीरीज के लिए टारगेट्स दिए थे वो देखिए पहले हफ्ते में ही आ गए हैं, अभी तक तो वीकली एक्सपायरी हुई भी नहीं है इस सीरीज की और ऑलरेडी आपको टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच टाटा पावर के लिए अच्छी खबर, और कुणाल जी आप चार्ट पुल अप करिए, वैसे तो रेगुलर चर्चा में ही रहता है ये स्टॉक। 1500 करोड़ का एक लोन इनकी यूनिट ने चुकाया है, तो ये एक खबर आती हुई दिख रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि डीलेवरेजिंग स्टोरी है, डेट रिडक्शन प्ले है। ऑलरेडी इनके इन्वेट के लिए अच्छा रिस्पांस आ रहा है, 12,000 करोड़ का डेट ट्रांसफर हो जाएगा जब इन्वेट इनकी लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा भी देखिए तो डेट रिडक्शन पर कंपनी का फोकस है और अब एक इनकी यूनिट ने 1500 करोड़ रुपए का डेट रिडक्शन किया है, डेट रीपेमेंट किया है, लोन चुकाया है। कुणाल जी, आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, पर खबर के दम पर एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। पिछले 10 मिनट में 2% का उछाल आया निचले स्तरों से। बताएं सर, टाटा पावर ट्रेड के लिए तैयार हो रहा है? देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है दीपांशु। इसमें एक बहुत ही शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके वीकली चार्ट पर बना है, जिसका लक्ष्य कोई 82-83 रुपए का बनता है। तो मेरी राय में देखिए अभी भी और अपसाइड बाकी है और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें, नई खरीदारी डिप में करें, लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है होल्ड करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि 73 का पहला टारगेट और 80 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए टाटा पावर को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो टाटा पावर को होल्ड करिए, शानदार मूव है। हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी और कुछ समय पहले न्यूज़ पर व्यूज़ में एक्सक्लूसिव चर्चा भी करी थी मैनेजमेंट के साथ, और लगातार हम देख रहे हैं कि वो डेट रिडक्शन स्टोरी प्ले आउट हो रही है कंपनी के लिए। इस बीच सीमेंट स्टॉक्स पर रखें नजर, स्पेशली अल्ट्राटेक कैपेसिटी एडिशन प्लान आ रहा है। 5000 करोड़ से ज्यादा के क्षमता विस्तार के लिए बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है आपको अल्ट्राटेक। फिलहाल आज थोड़ा सीमेंट पैक में नरमी है, बट वैसे एक लीडर रहा है सीमेंट पैक में, दिग्गज कंपनी है सीमेंट की, और लगभग 5,500 करोड़ क्षमता विस्तार प्लान को मंजूरी मिल चुकी है बोर्ड की तरफ से। जैन साहब, वैसे तो काफी सारे मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स पर आपसे चर्चा होती रहती है, बट सेक्टर लीडर को कैसे देखा जाए और एक बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए तैयार हो रहा है अल्ट्राटेक, कैसे देखेंगे सर इस खबर को? तो देखिए, ये कंपनी की तो एक खास बात है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन जबरदस्त किया है। पिछले देखिए 100 मिलियन टन का इनका टारगेट था, बहुत साल पहले बनाया था, और उसको भी क्रॉस करके और आज भी ये लोग फिर से कर रहे हैं। तो ये चीज तो समझ में आती है कि जबरदस्त एग्रेसिव है प्लेयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इनफैक्ट एक इंडियन कंपनी। तो मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक में, इनफैक्ट मेरे को ध्यान है 3944,000 पे मैंने भी दिया था, और हमारे जो पैनल के एनालिस्ट है, टेक्निकल एनालिस्ट सारे, सब ने ही इनफैक्ट उस लेवल्स पे एग्रेसिवली खरीदारी करवाई थी और सबका कंसेंसस ये एक पिक था उस टाइम पे। और अभी भी मुझे लगता है जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बट ओवरऑल देखिए वैल्यूएशन से स्टॉक को थोड़े हायर साइड में मिलते हैं। तो मैंने इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप में जो छोटे सीमेंट कंपनीज है वहां पे भी बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया है, तो वहां पे भी ध्यान दी जा सकती है। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड होल्ड फ्रॉम माय।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक। होल्ड करिए। आज थोड़ा नरमी में आपको जरूर स्टॉक दिख रहा है, वो मामूली सी गिरावट है 1% की, पर वैसे भरपूर एक्शन आते हुए दिखा है जहां तक अल्ट्राटेक का सवाल है। तो ये है एक स्टॉक आपके लिए जहां पर एक्शन इस समय बन रहा है। टाटा पावर, अब देखिए थोड़ी देर पहले हम 68 के लेवल्स पे बात कर रहे थे, अब ऑलमोस्ट 70 पर आ गया। और टाटा पावर के साथ साथ टोरेंट पावर, यहां पर भी मूवमेंट आया है। टाटा पावर की खबर तो आई है, टोरेंट पावर में देखिए एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है। श्रीकांत जी, क्या चल रहा है टोरेंट पावर की चार्ट पर? अभी अभी एक स्पाइक आया, 325 के लेवल्स पर है। ओके, श्रीकांत जी का फीड डाउन हो गया है। बंसल जी, जरा आप ही टोरेंट पावर देखिए सर, बड़ा स्पाइक आ रहा है, चार्ट क्या बता रही है? देखिए दीपांशु, चार्ट्स तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं, तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु वो क्लियरली होल्ड करें 317 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है वो थोड़ा सा रुक जाएं। 325 325 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी दीपांशु, तो एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। 325 के ऊपर वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है जिसको हम बोलते हैं बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा रिवर्सल। तो 325 रुपए के क्लोजिंग के ऊपर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करें 317 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए टोरेंट पावर पर एक अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, एक मूव आ रही है। वागले साहब, मुथूट फाइनेंस में भी सर 2% ऊपर है इस समय, क्या ट्रेड के लिए तैयार हो रहे हैं मुथूट फाइनेंस? कोई कॉल बनेगी सर स्टॉक पे? अगेन इसमें भी पोजिशनल व्यू मेरा काफी पॉजिटिव है। 1187 का करंट भाव है, मुझे लगता है 1215 तक जाना चाहिए। 1180 1181 ये लेवल पे बाय करने के लिए मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। 1168 का मेरा स्टॉप। ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस है, यहाँ पर आपको रखनी है नज़र जिस तरह से एक्शन है। पर आइए, अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, थोड़ा डिले हो गया आपके साथ जुड़ने में सर, बट भरपूर एक्शन है इस समय बाजार में, और निफ्टी बैंक दोनों तरफ के मूवमेंट दिखा रहा है, बट पीएसयूज आज लीड कर रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड ही है। देखिए ये मार्केट ट्रेड करने का तरीका वही बार बार हम कह रहे हैं कि एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी नहीं होगी। ऊपर के लेवल पर और कॉन्फिडेंट होने के बजाय प्रॉफिट बुक करना है, नीचे के लेवल पर डरने के बजाय खरीदारी करनी है। एकदम क्लियर कट सिंपल यही फॉर्मूले से बाजार चल रहा है। और तेजी करनी है निफ्टी में करिए, और अगर आपको कमजोरी की तरफ प्ले करना है तो बैंक निफ्टी में ये एकदम साफ है, एकदम परफेक्ट लेवल से घूमे। देखिए 13,175 13,250 वो रेंज है जहाँ से बाजार को टॉप बनाना, वहीं से नीचे आया है। बैंक निफ्टी भी 29,750 29,900 इस रेंज के बीचों बीच से वहीं से आया है, तो परफेक्ट रेंज है। अब आपको नजर रखनी है नीचे, अगर आपको 29,200 और इसके नीचे मिलता है या उसके आसपास मिलता है तो वहां से बैंक निफ्टी पे खरीदारी करने का सोचेगा। और निफ्टी भी अगर 13,050, वैसे तो 13,100 भी निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है, लेकिन 13,050-75 के आसपास मिलेगा तो वहां से खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी देर में मैं आपको डेटा विस्तार में देखकर बताऊंगा कि डेटा क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ करना चाहिए। और थोड़ी देर में हमारे साथ सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो सेठी साहब से भी हम उनकी एक बेहतरीन पिक्स लेंगे। अच्छा, सेठी साहब जुड़ चुके हैं, तो आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत। वक्त है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर कितनी पिक्स हैं आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, 2 पिक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है। अरे वाह, बताइए सर, शुरुआत कीजिए। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक एक रेलवेज वाली कंपनी है, स्टॉक का नाम है इरकॉन। अभी थोड़ी देर पहले ये एक्चुअली मेरे रडार पे 87 रुपए के लेवल पे आया था, और फिर थोड़ी देर पहले सुमित जी ने भी इसको रिकमेंड किया है। तो आमतौर पे जब हम फंडामेंटल एक्सपर्ट जैसे मैं, संदीप या सिद्धार्थ सेडानी रिकमेंड करते हैं, उसके बाद आप टेक्निकल चेक लेते हैं। तो आज उनकी टेक्निकल कॉल पे मैं फंडामेंटल डिटेल्स दे रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन का काम करती है रेलवे के लिए। रेलवे पे सरकार का फोकस है, और ये कंपनी ट्रैक्स, टनल्स, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रेलवे के लिए करती है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। आप अगर इसके वैल्यूएशन देखेंगे तो एकदम अनडिमांडिंग 3 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड दिया लास्ट ईयर 4 रुपए 75 पैसे का, जो कि डिविडेंड यील्ड अराउंड 5.5% की है। और इस कंपनी के, ये जो रेलवे वाली कंपनी है, इनके परफॉर्मेंस में जून क्वार्टर में काफी अच्छा फर्क पड़ा था, बिकॉज सब कुछ बंद था। बट सितंबर क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो पैट आया है 73 करोड़ का, जो कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में भी 73 करोड़ ही था।
बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छे, अराउंड 13%, जबरदस्त ऑर्डर बुक है। और मुझे लगता है जिस तरह से नॉर्मलसी आ रही है, वैक्सीन आ जाएगी और लोग भी अब ट्रैवलिंग शुरू कर चुके हैं, रेलवे भी फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, मुझे लगता है ये जो रेलवे वाले स्टॉक्स में भी उसी तरह का उछाल आएगा जैसे हम एयरलाइन स्टॉक्स में देख रहे हैं। और बाकी जो हमारा यूनियन बजट है और रेलवे बजट है वो अब ज्यादा दूर नहीं है, तो आमतौर पे भी इन द रन अप टू द रेलवे बजट रेलवे स्टॉक्स में अच्छी तेजी रहती है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को, जो कि अभी 87 पे मैंने आइडेंटिफाई करा था, फिर 89 के लेवल्स पे था, मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करना चाहिए। बाकी 95 का पहला टारगेट होगा और 100 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, टारगेट के लिए इरकॉन में करें खरीदारी। और मुझे पता चला अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी ने भी रिकमेंड किया, जैसा सेठी साहब भी बता रहे हैं, और मैं भी कई बार मीटिंग के लिए गया था, रास्ते में आ रहा था तो देख ही रहा था चैनल, तो उस समय सुमित जी की रिकमेंडेशन मेरे ख्याल से 87 रुपये के आसपास आई। सुमित जी धन्यवाद, प्रस्ताव जरा पारित करवा दें सेठी साहब के पक्ष में आपकी तरफ से। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सेठी साहब, मंडल आभारी है, क्योंकि स्टॉक आप जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे चलते जा रहे हैं और मेरे टारगेट्स के पास ऑलमोस्ट आ चुका है, तो स्टॉक अभी यहाँ से और ऊपर जाएगा। मैं बिल्कुल सेठी साहब से सहमत हूँ, ये स्टॉक सेंचुरी लगाने को तैयार है, 3 डिजिट में जल्दी ही देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस कैरी करते चले, 2-3 दिन में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। ओके, 2-3 दिन में बड़े मूव की तैयारी, खरीदते चलें, ये है राय सुमित जी की भी और सेठी साहब की भी। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक जो कैश मार्केट का आप बता रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, देखिए दूसरा स्टॉक एक ऐसे सेक्टर से है जो आज बिल्कुल फोकस में है और मुझे लगता है कुछ अच्छी खबर उस सेक्टर के लिए एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट खबर, बट जिस तरह से सेक्टर के सभी स्टॉक्स चल रहे हैं, पेपर वाला सेक्टर है। और आपको याद हो थोड़े दिन पहले भी मैंने जो टॉयलेट पेपर की डिमांड को बताते हुए जेके पेपर रिकमेंड करा था, वो आज बहुत अच्छा कर रहा है। उसी समय ओरिएंट पेपर की भी बात करी थी। आज जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है जिसपे खरीदारी करनी है वो है वेस्ट कोस्ट पेपर। स्टॉक का अभी भाव है 172 रुपए का। एक जबरदस्त कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, 5-6 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है। बहुत ही अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी अराउंड 56% है। एफआईआई 22.5% ओन करते हैं। मुझे लगता है ये जो सेक्टर है पूरा ही अच्छा करना चाहिए। आज तो सभी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन जो लगा उसके बाद से हमने देखा डिमांड बढ़ी है। फिर ई कॉमर्स बढ़ने से जो पैकेजिंग के पेपर की भी बहुत अच्छी डिमांड है और ये सब स्टॉक्स बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं। तो इस स्टॉक में 172 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट रहेगा 185 का, दूसरा 195 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना 165। ओके, तो ये है आपके लिए वेस्ट कोस्ट पेपर पर खरीदारी की राय और साथ ही इरकॉन जो सुमित जी ने भी रेकमेंड किया है, अब सेठी साहब भी रेकमेंड कर रहे हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। यहाँ पर आप बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल एक बार जरा नजर डालिए। अभी थोड़ी देर पहले शो की शुरुआत में हमने बात करी थी, डेज हाई पर है, उस समय 5% ऊपर था, अब 8% ऊपर भारतीय इंफ्राटेल आते हुए दिख रहा है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भारतीय इंफ्राटेल में और साथ ही बड़ी मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, दोनों के दोनों 8% की तेजी इस समय आपको आते हुए दिखा रहे हैं। तो शानदार बढ़त, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं भारतीय इंफ्राटेल और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टाटा केमिकल 450 के ऊपर ये स्टॉक भी जाते हुए दिखा है आपको, तो यहां पर भी अच्छा एक्शन इस समय बन रहा है। जैन साहब, टाटा केमिकल्स पर कोई इंटरेस्ट सर? जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, आज जीएचसीएल की मैनेजमेंट भी हमारे साथ थी और ये भी सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स हैं और ये भी कह रहे थे कि डिमांड अच्छी है और आउटलुक भी काफी स्ट्रांग दे रहे थे। ऑफ कोर्स टाटा केमिकल्स तो इस सेगमेंट में एक बड़ा प्लेयर है भी। क्या चल रहा है सर, इतनी बड़ी तेजी आ रही है, क्या इन लेवल्स पर भी सेंस मेक करता है खरीदारी का? देखिए जबरदस्त चला ये स्टॉक, नो डाउट। और मुझे याद है 300-325 के लेवल से ही हम लोगों ने बहुत एग्रेसिव रेकमेंड किया था। मुझे याद है शर्मा जी भी रेकमेंड किए थे और फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया थे, बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे था, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था, एक स्लो मूविंग स्टॉक था। बट अब जिस तरीके की पार्टिसिपेशन इसकी हुई है, और आज मैं सुन रहा था जीएचसीएल के मैनेजमेंट को भी सुबह, तो ओवरऑल सरकार जिस तरीके से एक एक सेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ कर रही है, आज टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात चल रही थी, इस सेक्टर की बात चल रही है, तो मुझे लगता है सर्टेनली टाटा केमिकल्स अभी भी होल्ड करना चाहिए। अब बाइंग के लिए देखिए मार्केट्स भी ओवरहीटेड जिस लेवल्स पे है, हो सकता है 1-2 दिन में तो यूफोरिया की बातें भी होने लग जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी मिड कैप 100 जो है वो भी अब 20-32 महीने के लेवल्स को क्रॉस कर गया है और अच्छा खासा बहुत ज्यादा दूर नहीं अपने हाइस से भी। सो ओवरऑल होल्ड करके रखें। नए स्टॉक्स जो है वो वही ढूंढने हैं जहां पे बहुत बड़ा रन अप नहीं आया है, बट इट्स अ वेरी गुड होल्ड फ्रॉम माय साइड। इवन जीएचसीएल भी है, इवन एक केमिकल स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, गुजरात एल्कालीज भी है, वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं।
तो बहुत सारे स्टॉक्स वैसे भी रेकमेंड किए हुए हैं, तो इट्स अ गुड मूव। ये है आपके लिए गुजरात अल्कलीज में खरीदारी करने की राय। कल भी हमारी तरफ से रिकमेंड हुआ था जब एक खबर आई थी कि एसआरएफ, गुजरात अल्कलीज और गुजरात फ्लोरोकेमिकल तीनों के लिए एक बड़ी राहत की बात। एक प्रोडक्ट केमिकल का जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, याद नहीं रहता, बहुत मुश्किल नाम है, उनके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की समय बढ़ा दी गई है। ये आपके लिए बड़ी फायदे की खबर। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, स्पेशल पिक इसलिए है क्योंकि बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है और स्टॉक है भारती इंफ्राटेल। काफी बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है और ये स्टॉक 2015 से पिछले 5 सालों से वीकली चार्ट पर एक करेक्टिव मोड के अंदर था और वीकली चार्ट पर जो है रुझान अब हायर टॉप हायर बॉटम्स का हो रहा है और डेली चार्ट पर आप देखें तो एक बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है और जिस तरीके से नेकलाइन टूट रही है एक बड़ा अपमूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहां देखने को मिलेगा। इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत मुद्दत बाद भारतीय इंफ्राटेल निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लगा है और बिल्कुल ऐसा ही मौका हमने स्टील अथॉरिटी में देखा था कुछ समय पहले जब स्टील अथॉरिटी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया था और उसके बाद एक बहुत तेज रफ्तार बढ़त वहां देखने को मिली। भारतीय इंफ्राटेल का चार्ट हुबहू वैसा ही है, यहां पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी के बनिस्पत अब इसकी आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई है। तो हमें लगता है कि यह स्टॉक 270-75 के लेवल से आपको बहुत जल्द दिखाने की क्षमता रखता है। इन स्तरों पर बाय करके चले। एक स्टॉप लॉस रखना है 240 पर, 240 जो कि ब्रेकआउट का लेवल है वहां एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 256 रुपए का 256 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 260 रुपए का है। पोजिशनल बेसिस के टारगेट है, बाय करना है भारतीय इंफ्राटेल। ओके, तो बाय करके चलना है भारतीय इंफ्राटेल को। मूवमेंट इस पर आप भरपूर आते हुए देख रहे हैं और स्टील अथॉरिटी की बात करी तो स्टील अथॉरिटी ज्यादा पीछे नहीं है, वहां पर भी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। 4-4.5% का मूवमेंट सेल में भी आ रहा है इस समय। सुमित जी, सेल नजर डालिए 50 के ऊपर अब तो आराम से आ गया, 55 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है सेल। 55 के बाद कहां जाएगा? दीपांशु, आपको याद हो तो हमने स्टॉक में जब बाय किया था तब हमने क्लियर कहा था कि स्टॉक का नाम है सेल, लेकिन इसको सेल नहीं करना है, इसको होल्ड करना है। ये स्टॉक बहुत बड़ा मूव दिखाने वाला है और ये दिखा रहा है। 50 के ऊपर आ चुका है, 54-55 के आसपास इसका इमीडिएट हर्डल है। जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे तो 60 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। स्टील अथॉरिटी के अंदर अभी और ऊपर का मूव देखना बाकी है। 55 का लेवल टूटने के बाद 60 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है और पोजीशंस को होल्ड करना है। ओके, तो पोजीशंस को होल्ड करना है। सेल यहां पर रखिए नजर। एक शानदार मूव आ रही है भारत फोर्ज में भी। यहां पर भी देखिए एक मूव आती हुई दिख रही है, 4-4.25% का मूव है। सुमित जी, आपका दूसरा टारगेट भी आ गया सर सुबह का। आई थिंक 525 और 540 के टारगेट्स दिए गए थे, आते हुए दिख रहे हैं भारत फोर्ज पे। बताएं अब क्या करा जाए इस पे? होल्ड करना है दीपांशु, बिल्कुल। इसके अंदर दूसरा टारगेट भी अचीव होगा, सिर्फ 2-4 रुपए ही बचा है और उसके ऊपर भी जाएगा ये स्टॉक। 535 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लास्ट हफ्ते 10 दिनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है। 540 का लेवल ब्रेक होते ही ऊपर में 550 रुपए तक का मूव भी देखने को मिलेगा। सुबह से जिन्होंने बाय करके रखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें, पोजीशंस को होल्ड करें। 525-528 के आसपास का प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 540 के बाद 550 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज। सुबह पिक ऑफ द डे सुमित जी की दोनों टारगेट हिट होते हुए दिख रहे हैं उस पर। एक और स्टॉक जहां पर अच्छा मूवमेंट आ रहा है, एशियन पेंट्स। नजर रखिए वागले साहब, मेरे को याद है 2 दिन पहले आपने इस स्टॉक पर रिकमेंडेशन दी थी सर, वहां से एक बढ़िया मूव आ गया है। अब 2400 के पार एशियन पेंट्स जाते हुए दिख रहा है। बताएं सर क्या करें, कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिविजन, कोई फ्रेश व्यू इस पे? क्योंकि ये मूव लगभग 2250 से जो चालू हुआ है, 200 रुपए का मूव ऑलरेडी आ गया है 180 का, और मुझे लगता है ये 2450 2470 तक ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। तो किसी ने लिया है तो 2380 के स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग में थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि काफी चल चुका है, अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम है। ओके, अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम है इसमें, पर फ्रेश बाइंग के लिए शायद इस समय एडवाइस।
नहीं रहेगी। एशियन पेंट्स पर नजर रखिए, 2400 के पार है, नए हाई पर ट्रेड कर रहा है। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मेरे रडार पे अभी आई है और ये स्टॉक्स एक एक करके भाग रहे हैं। कल हमने आईओसी दिया था, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और अब जो स्टॉक रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 219 रुपए 80 पैसा, 220 रुपया। स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो, HPCL। हिंद पेट्रो के अंदर अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ये स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 230 रुपए से लेके 240 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। ऑप्शन से जरिए अगर किसी को ट्रेड लेना है तो HPCL का 220 वाला कॉल अभी 9 रुपए 60 पैसे 9 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। HPCL में कल का हाई ब्रेक हो रहा है। HPCL पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अब स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को तैयार है। नीचे में 212 213 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 230 का पहला टारगेट, 240 का दूसरा टारगेट। 2 से 4 दिनों में ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं HPCL में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक एक करके तेजी देखने को मिल रही है। HPCL सबसे लास्ट में चल रहा है, लेकिन ये यहां से अच्छा मूव दिखाएगा। 220 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 6 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 14 रुपए से लेकर 18 रुपए तक का। बाय HPCL 220 कॉल एट CMP। 220 वाला कॉल ऑप्शन HPCL का खरीदिए आप 9 रुपए 75 पैसे के आसपास। ये है राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। यहां पर खरीदारी करें, 6 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस, 14 से 18 तक के टारगेट के लिए। सारे सरकारी कंपनियों में जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है। तैयार हो रहे हैं नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और देंगे आपको हीरो या जीरो कॉल। जी हाँ, हीरो या जीरो कॉल आने की तैयारी में, आपको जो पसंद हो वो आने की तैयारी में। कल नितिन जी हमारे साथ तैयार है। अच्छा, एक्सपायरी में थोड़ा ही वक्त बचा है, कितना बचा है? पौन घंटा। आइए नितिन जी के लिए बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर, हीरो या जीरो कॉल है? जनरली हीरो जीरो है, फिर भी हम स्टॉप लॉस रख के काम करेंगे 10 रुपए का, और वो है 13,150 की कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए में मिल रही है। 13,150 की कॉल 15 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखेंगे, यानी हम 10 रुपए का रिस्क रख रहे हैं और करीब 35 रुपए का टारगेट रखेंगे, 35 रुपीज का। तो ये हीरो जीरो होगी। 13,150 की कॉल 15 में लेंगे, 5 का स्टॉप लॉस होगा और 35 का टारगेट रखेंगे। और इसमें ये ध्यान रखना है कि आज ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 13,150 की कॉल और पुट दोनों जीरो हो जाए, क्योंकि हम ऐसा डेटा देख रहे हैं कि 13,150 की कॉल और 13,150 की पुट दोनों में ही राइटर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का ऊपर की तरफ है और लास्ट में शॉर्ट कवरिंग मूव भी मिल सकता है। इसलिए मैं हीरो जीरो में 13,150 की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ। तो उसमें 5 का स्टॉप लॉस बिल्कुल रखें, क्योंकि अगर 5 रुपए ट्रिगर हुआ तो वो जीरो भी हो सकती है। तो हम 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 20 से 25 रुपए ऊपर के टारगेट ले रहे हैं। आपके लिए हीरो या जीरो का कॉल 15 रुपए में खरीदे, 13,150 की कॉल, 35 रुपए का टारगेट। ये आज का, और ये 35 रुपए का टारगेट आपका हो जाएगा। निफ्टी अगर आपका लगभग 13,175 13,185 की रेंज में पहुंचा तो, यानी कि 13,175 13,200 की रेंज में फिर से पहुंचने पर नितिन जी के टारगेट हासिल होते हुए दिखेंगे। ये है राय नितिन जी की तरफ से हीरो या जीरो ट्रेड निफ्टी पर आपके लिए। नितिन जी, इसके अलावा बैंक निफ्टी पर या कोई स्टॉक पर कोई कॉल? नहीं जी, आज बैंक निफ्टी में भी कॉल पुट सारी स्ट्राइक्स की राइट हो रही है। जितनी भी स्ट्राइक्स है, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, नीचे की स्ट्राइक, सब में राइटिंग है। तो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं लग रही है। लग रहा है साइडवेज सी मूव रहेगी और एक्सपायरी हो सकता है 29,550 से 600, यानी इसी लेवल से 40-50 पॉइंट की ही रेंज बन रही है जहां पे एक्सपायरी हो जानी चाहिए। फिर भी अगर 29,600 के ऊपर आती है तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी, बट इस लेवल पे मैं बैंक निफ्टी अवॉइड कर रहा हूँ, केवल निफ्टी की कॉल ऑप्शन हीरो जीरो में लेकर के चल रहा हूँ। ओके, ये है राय आपके लिए निफ्टी पर कॉल ऑप्शन करने के लिए। आज से 13,150 का कॉल ऑप्शन 15 में खरीदिए, 35 का टारगेट, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए की रिस्क है और 20 रुपए का मुनाफा। ये नितिन जी की राय है आज हीरो या जीरो ट्रेड के तौर पर। शुक्रिया नितिन जी, ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए श्रीकांत जी की तरफ से उनके लिए बिगुल BTST का। बताएं श्रीकांत जी। अनिल जी, आज अगर आप देखें तो जैसे ब्रॉडर मार्केट में एक्टिविटी अच्छी बनी है, मुझे लगता है कि जो मिड साइज IT कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनमें भी काफ़ी अच्छी एक्शन बढ़ती जा रही है।
और अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो माइंड ट्री या परसिस्टेंट या कोफोर्ज, इन सभी में एक अच्छा वॉल्यूम और एक अच्छा फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो इन सभी में से अगर कोई एक स्टॉक अगर मुझे चूज़ करना है तो मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना रहा है। ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रहा है और करंटली अभी जो करंट रेट है उसके वो है 1230 के। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 1230 के आसपास। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1205 का और यहाँ पे टारगेट्स एक्सपेक्टेड है 1280 से लेकर 1290 के, जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है। 1 या 2 दिन में भी ये अचीव होने चाहिए। बट अगर आप थोड़े और लंबी अवधि का नजरिया रखते हो फॉर नेक्स्ट 7 to 8 डेज, 7 से 8 दिन के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस 1350 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से परसिस्टेंट को बाय करें 1205 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। रुपए के स्टॉप लॉस के साथ परसिस्टेंट में करें खरीदारी। 1280, 90 और 1350 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए 2:50 वक्त है बसिन साहब से फिर से मुलाकात करने का BTST कॉल्स के लिए। बताएं बसिन साहब, कौन से स्टॉक्स हैं आज रडार पर और साथ ही आपका अपडेट भी सर। सर पहले तो आपको मैं मुबारक दे दूं, दिवाली वाला 6800 का मारुति अब सब री रेट कर रहे हैं, 7745 का भाव हो गया। बहुत ही तो 1000 रुपए की तेजी आपको 1 महीना भी नहीं हुआ दिवाली में आ गई है सर। जबरदस्त देने वाली बात है। और 500 वाले तो आज ही। जी सर। तो मैं यही दे रहा हूं सर, देखिए कन्विक्शन पेज आउट और देखिए PSUs में क्या चाल है। PFC, REC, गेल। अनिल जी आपको पता है सिंगल हैंडेडली मैंने आपको बहुत जोर से कहा था PSUs विल बी री रेटेड, अगर आपको ध्यान है। हाँ बिल्कुल सर, सारी कॉल्स आपकी लिखी हुई है मेरे पास एकदम बिल्कुल। तो बहुत ही जबरदस्त। अब एक बाय एक सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? प्लीज बताएं। तो बाय में है सर, आई थिंक नेक्स्ट आफ्टर स्टील सीमेंट प्राइसेस आर हेडेड हायर, अंबुजा विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी बिकॉज उसका जनरली पोर्ट से होता है। 60, 60.5 में लीजिए, 55 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट। और सेल में है सर कैनरा बैंक, 111 में बेचिए, 15 का स्टॉप लॉस। इसका भाव 100 रुपए है सर। इसमें मुझे लगता है QIP आएगा एट अ शार्प डिस्काउंट, सो इट विल बी वेरी वेरी प्रूडेंट इफ यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन कैन बैंक, यू कैन गेट अ 10% डाउन साइड। तो ये है आपके लिए राय। पहले तो अंबुजा सीमेंट खरीदारी करने की, और ये खरीदना है आपको 260 रुपए के आसपास, 260 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीद लीजिए। और 255 का लगाइए स्टॉप लॉस, 275 के टारगेट के लिए। केनरा बैंक को आपको बेचना है 111 रुपए के आसपास, 115 का स्टॉप लॉस, 100 रुपए तक के टारगेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बसिन साहब, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपनी राय देने के लिए। और इस बीच एक और स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। कल हमने आपको एक स्टोरी बताई थी पिरामल एंटरप्राइजेस पे कि जल्दी पिरामल एंटरप्राइजेस अपना $1 बिलियन में ग्लास कारोबार बेचने की तैयारी में है। और आप देखिए स्टॉक कल से लेकर आज 1420, 1430 वाला स्टॉक अब 1500 के पार निकलता हुआ 1505 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है पिरामल एंटरप्राइजेस। कल जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद स्टॉक में आज जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेस PEL, जरा इस पर राय दीजिए कुणाल जी, इन लेवल्स पर क्या सपोर्ट हैं, कहां ऊपर के टारगेट हैं, और कल जिन्होंने जी बिजनेस की खबर देखकर खरीदा उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, मेरी राय में बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि एक ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, सारे NBFCs एक एक करके ब्रेकआउट दे रहे हैं। और PEL में जो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है अनिल जी, मुझे लगता है स्टॉक को 1600 तक ले जा सकता है। तो इन स्तरों पर बिल्कुल होल्ड करने की राय है। यहां पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 1465 रुपए पर, 1465 पर स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की मेरी राय है। पहला टारगेट 1550, दूसरा 1600। ओके, तो ये है आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप एक बढ़िया रिएक्शन स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, तो एक्शन में है पिरामल एंटरप्राइजेस। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ऑयल एंड गैस मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आते हुए दिख रहा है। तेल एंड गैस की डिमांड प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ये एक बड़ा मूव आते हुए, बड़ा स्टेटमेंट आते हुए दिख रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि आज आप पूरे के पूरे सेक्टर, बल्कि आज नहीं पिछले कुछ दिनों से पूरे सेक्टर में एक बढ़िया तेजी बनी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अपस्ट्रीम कंपनीज और साथ ही गेल और पेट्रोनेट जैसी कंपनीज भी आपको एक शानदार मूव दिखा रही है। तो पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छा तेजी का माहौल है। और ऑयल मिनिस्टर के
के जो स्टेटमेंट है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ऑयल एंड गैस की जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुकी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देख लीजिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स देख लीजिए, ONGC गेल देख लीजिए, अच्छी तेजी वहां पर आती हुई दिख रही है। एक बयान आते हुए आपके लिए ऑयल मिनिस्टर की तरफ से। HPCL की अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर भी एक कॉल आया। वागले साहब एक बार जरा BPCL के चार्ट पर भी राय दीजिए सर, क्योंकि हमने देखा है कि 370-375 के लेवल्स पर फिसलने के बाद एक बार फिर से एक अच्छी तेजी आई है। क्या इस बार 400 का लेवल क्रॉस करते हुए देखते हैं BPCL को? पंचो, मेरे रडार पर ये आज आया था जब इसने 390 क्रॉस किया। अभी 396, 397 है। हालांकि थोड़े से वॉल्यूम्स कम थे जो एज अ ट्रेड में इंट्राडे में यूज करता हूं, तो वो वॉल्यूम्स मैच नहीं हुए। अदरवाइज मेरा इसका पोजिशनल टारगेट लगभग 418 से 420 है, तो यहाँ पर ले सकते हैं। 390 नीचे आता है तो ऐड कर सकते हैं। 384 का स्टॉप लॉस, 420 का टारगेट, 418 का टारगेट, 2 से 3 दिन का। ओके, तो ये है आपके लिए BPCL। नजर रखिए, एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है। भारत फोर्ज की हम बात कर रहे थे, सुमित जी के दोनों टारगेट्स भी आ गए और यहां पर कुछ खबरें भी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ भारत फोर्ज ही नहीं, पूरे ऑटो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है और ऑटो एंसिलरीज और स्पेशली भारत फोर्ज जैसी कंपनीज के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। कुशल से जानते हैं क्या है यहाँ पर ट्रिगर्स। कुशल बताएं, भारत फोर्ज और अन्य कौन सी कंपनीज हैं फोकस में? बिल्कुल, तो भारत फोर्ज के साथ साथ 3 और ऑटो एंसिलरी कंपनी जो फोकस में है, जिसमें मदरसन सुमी, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स और GNA एक्सेल शामिल है। आप देखिए, इन तमाम ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज इसलिए भी तेजी बनी है क्योंकि जो नवंबर के नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक्स के आंकड़े आए हैं, बहुत ही शानदार आते हुए दिखे हैं। मासिक आधार पर देखेंगे तो नवंबर के जो ऑर्डर आंकड़े आए हैं वो 31% मंथ ऑन मंथ बढ़ते हुए नजर आए हैं। और वहीं अगर आप सालाना आधार पर आंकड़ा देखेंगे दीपांशु, तो वो 2019 के लेवल के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना जो है ये बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अपने आप में ये काफी जो आंकड़ा है चौंकाने वाला है। पर कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्थ अमेरिका में रिज्यूम हो रही है, जो फ्लीट ओनर्स हैं वो अपनी अगले साल की जो कैपेसिटी है वो अभी ऑर्डर उसका पूरा कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 5-6 महीनों का ट्रेंड भी देखेंगे तो जहां पर जून महीने में क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर करीब 15,500 यूनिट्स थे, वो अब नवंबर महीने में जो नंबर आया है वो 52,600 यूनिट्स का है। तो अपने आप में ऑलमोस्ट 3 गुना का उछाल तो आपको पिछले 6 महीनों में ही यहां पर देखने को मिला है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारत फोर्ज की यूएस से पर्टिकुलरली करीब 40% आय आती है, साथ साथ GNA एक्सेल की 24% है और मदरसन सुमी का भी 20% से ज्यादा हिस्सा जो है यूएस से आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 3 कंपनियां तो फोकस में रहेंगी और आगे के लिए भी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो क्लास 8 ट्रक्स के लिए काफी बेहतर है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि बढ़िया मूवमेंट है इस स्पेस में। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पर नजर रखिए, अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। आज सुबह जैन साहब ने भी जैन के जेम्स में 2 ऑटो एंसिलरीज के ही नाम दिए थे, मुंजाल शोभा और TVS श्री चक्रा। जैन साहब, लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, इस खबर के बेसिस पर कोई और ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो आपको पसंद आता हो? बिल्कुल, देखिए मैं कंटिन्यूअस बेसिस पे इनफैक्ट जैन साहब के जेम्स की सीरीज में मैंने बहुत सारे ऑटो एंसिलरीज को इन दिनों में रेकमेंड भी किया और काफी टारगेट्स भी हुए और मुझे लगता है आने वाले दिन वाकई में जिस तरीके से मार्केट्स अच्छे खासे लेवल्स पे है और बहुत सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, नीचे से ट्रिपल भी हो चुके हैं, तो सेक्टर और स्टॉक्स वही ढूंढने हैं जहां पे कंसोलिडेशन है, जहां पे बहुत बड़े मूव्स नहीं आए। अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ा कॉशन करने का समय आता है और TVS श्री चक्र एक वैसा ही स्टॉक था, मुंजाल शोभा वैसा ही था और बहुत अच्छी न्यूज है ये। इनफैक्ट देखिए, भारत फोर्ज एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर कई सालों से था, बट अब एक अच्छे लेवल्स पे है, तो मुझे लगता है भारत फोर्ज सर्टेनली शुड परफॉर्म क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की काफी पॉजिटिव न्यूज है। GNA एक्सेल्स भी ठीक ही लगता है। मदरसन सुमी मैंने मैनेजमेंट को सुना था, बहुत ही बढ़िया, अनिल जी ने इंटरव्यू लिया था उस मैनेजमेंट को, जो उनके यंग सैन है वो भी जो आए थे सन, तो उनका भी जो प्लान्स देखे थे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, मैं ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था मदरसन सुमी को लेकर, बट अब पिछले कुछ दिनों से जब मैनेजमेंट को सुन रहे हैं और उनके प्लान सुनते हैं तो वहां पे भी ठीक लगता है। सो ओवरऑल ऑटो एंसिलरीज पे देखिए, और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज अभी थोड़ी देर पहले ही टारगेट अचीव हुआ, मैंने उसका ट्वीट भी किया था और मैंने SPL मिड कैप में मीडियम टर्म के तौर पे दिया था और आज शायद SPL मिड कैप में किसी और भी दिग्गज एनालिस्ट ने इस स्टॉक के बारे में बताया। सो ऑटो एंसिलरीज पे बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत अच्छे मूव्स आने चाहिए यहाँ से, और भी अभी स्टीम बाकी, अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पर नजर रखिए, एक अच्छी मूव आने की तैयारी आपको यहाँ पर होती हुई दिख रही है।
इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, हेमांग जानी साहब ने शॉर्ट टर्म के लिए आज सुबह रेकमेंड की थी एसपीएल मिड कैप्स में, तो वो भी एक स्टॉक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में थोड़ा उतार चढ़ाव है। डाउ फ्यूचर्स पर वैसे तो सर सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ है, बट विद इन दैट काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 70 पॉइंट्स की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है, बल्कि दिन के निचले स्तर पर इस समय डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। सर नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं। यूरोप सुस्त शुरुआत हुई थी पर ज्यादा भारी गिरावट नहीं है, आधे % तक की गिरावट आपको यूरोप के बाजारों में इस समय दिख रही है। एशिया यहां पर मिला जुला कारोबार रहा, हांगकांग लगभग 0.5% ऊपर था, जापान और शंघाई लगभग फ्लैट ही क्लोज हुए थे। सर तो थोड़े मिले जुले ग्लोबल क्यूज हैं, थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यूज हैं, बताएं क्या करना चाहिए। दीप देखिए, अभी तो 1 घंटा, सॉरी 2:30 बजे की आदत पड़ी हुई, 1 घंटा 3 बज गए तो आधा घंटा बचा है और एक्सपायरी का वक्त है। मैं डेटा बता देता हूँ पहले आपको कि डेटा क्या कह रहे हैं। 13,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, उसके नीचे तो आप जाएंगे नहीं, वैसे तो आज 13,100 भी नहीं तोड़ा, तो 13,100 अब आपका लिए बेस है। 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 13,100 पर है, तो 13,100 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी और 13,200 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी। ज़्यादा संभावना है कि आप 13,150, 13,125 की रेंज में, यहाँ से बहुत ऊपर भी एक्सपायरी मैं नहीं देख रहा। 13,125, 13,150 की रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो एक्सपायरी के लिहाज से कोई खास अब यहाँ से फायरवर्क्स बचा नहीं है। रेंज 100 पॉइंट की है और उसमें भी लगभग यही 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे में अगर आप एक्सपायरी करेंगे तो ज़्यादा कुछ आपके लिए बचा नहीं, तो यहाँ पर होल्ड करें, आपकी पोजीशन जैसी भी है। जहाँ तक सवाल आपकी कल के लिए पोजीशन का है, 3:20 पर मैं कहाँ क्लोज हो रहा है वो जरूर बताऊंगा, उस लिहाज से मैं आपको बता दूंगा कि कैरी करना है या नहीं करना है। लेकिन फ्रेश ट्रेड अभी बनता नहीं, क्योंकि एक्सपायरी में इन्हीं लेवल के आसपास निफ्टी पर देख रहा हूँ। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अब भी जगह है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि 29,500 जहां पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहां पर 10 लाख शेयर पुट में है, 12 लाख शेयर कॉल्स में है और 29,600 पर भी 12 लाख शेयर है। बैंक निफ्टी में लगातार ऊपर कॉल राइटिंग है, 29,600 12 लाख, 29,700 14 लाख, 29,800 17 लाख। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं 29,700 से 29,800 की रेंज कंजेशन जोन है बैंक निफ्टी के लिए। बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज नहीं हो पाएगा, तो और नीचे की तरफ 29,300 पहला सपोर्ट है। तो मेरा ये समझना 29,350, 29,400 शायद जो आज का लो है 29,380 के आसपास का, और उससे लेकर 29,500 इसके बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो मैं एक्सपायरी में इन लेवल्स के ऊपर की एक्सपायरी होने की संभावना थोड़ी कम देख रहा हूँ, और होगा भी तो 101 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 29,400, 29,600 रेंज मानकर चल सकते हैं बीचों बीच में। 13,100, 13,200 रेंज मान सकते हैं निफ्टी की बीचों बीच में। तो बीचों बीच में तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो तो फिर कोई ट्रेड करना बनता नहीं। तो कोई ट्रेड अभी नहीं है, कल के लिए जो ट्रेड होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो कोई ट्रेड अभी नहीं है, क्योंकि एक कंजेशन जोन या फिर आप देख सकते हैं कि थोड़ी कंसोलिडेशन जोन में बाजार इस समय दिख रहे हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी ज्यादा है, बट एट द इंडेक्स लेवल आप थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। पर इस बीच कई सारी और कॉल्स तैयार हैं, बिगुल बजाते हैं श्रीकांत जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए, वैसे काफ़ी सारे मिड कैप या मिड साइज स्टॉक्स में एक्शन है, तो उसमें से अगर कोई स्टॉक चूज करना है तो मुझे लगता है कि अभी CDSL पे हमें फोकस करना है। वैसे ये स्टॉक ने काफ़ी 3 महीने का अच्छा कंसोलिडेशन किया था, एक अच्छा ट्रायंगल फॉर्मेशन किया था, और उस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अपर बाउंड्री को उसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 560 या 570 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से, चूंकि वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया बने हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से इसे बाय करें। और हम 5 स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 515 रुपये का, जो सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स रहेंगे मिनिमम 540 के, मैक्सिमम रहेंगे 560 रुपये के। आपको करनी है खरीदारी CDSL में। हमारा मालामाल वीकली का स्टॉक ऑलवेज फेवरेट, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 515 का स्टॉप लॉस लगाकर। लेकिन खरीदारी होती दिख रही है ऑयल एंड गैस शेयर में। क्यों? इस क्यों का जवाब है वरुण के पास। वरुण बताइए क्यों? देखिए अनिल जी, इसके पहले तो हमने देखा कि PNGRB की तरफ से किस तरह के नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा अगर आप कल देखें तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से काफ़ी सारे बयान आए हैं इस पूरे सेक्टर को लेके। अब कल उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें करीब $6,600 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो करने की योजना बनाई जा रही है। पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और LNG जो रिगैसिफिकेशन है
उसके टर्मिनल पे ये खर्चा जो है वो किया जाएगा। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में एलएनजी के जो इंपोर्ट टर्मिनल है उसकी क्षमता विस्तार पे योजना बना रही है सरकार। सिर्फ यही नहीं, जो नेशनल गैस ग्रिड है उसके जो मौजूदा करीब 16,800 किलोमीटर का है, इसमें और अतिरिक्त 14,700 किलोमीटर जोड़ने की योजना है। इससे जो गैस पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी है उनको बड़ा फायदा होगा। इसके लिए आप देख रहे हैं गेल जैसी कंपनी में पिछले कुछ दिनों में अच्छा उछाल भी देखने मिला था। अब तक एलएनजी और पीएनजी 407 जिलों में है। आगे एलएनजी के ऊपर और फोकस होने वाला है और अगले 3 साल में 1000 नए एलएनजी स्टेशन यहाँ पे लगाने की योजना सरकार बना रही है। 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 5% बायोडीजल जो ब्लेंड है वो करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए आप देख रहे हैं प्राज इंडस्ट्री जैसे काउंटर में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। म्यूनिसिपल एंड एग्री वेस्ट जो है उससे भी गैस बनाएंगे। वहीं रिन्यूएबल पे भी फोकस होगा। साथ ही साथ जो ओवरऑल आपकी एनर्जी सेक्टर है उसमें नेचुरल गैस का जो फिलहाल हिस्सा है 6.3% पे है। 2030 तक इसको 15% तक लेके जाने का लक्ष्य है। तो ओवरऑल गैस सेक्टर को लेके सरकार के बड़े प्लान्स है और इसी के चलते आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वैसे भी गैस क्षेत्र में अच्छी खासी तेजी है और अगर ये प्लान्स 55 होते हैं तो आगे और भी आपको तेजी देखने मिलेगी। बिल्कुल, तो तेजी होती दिख रही है और तेजी और आगे हो सकती है। बड़े बड़े प्लान हैं, बड़े बड़े इरादे हैं और स्टॉक छोटे छोटे, भाव वो छोटे छोटे हो गए। मतलब कोई हाल नहीं के स्टॉक है जो 50-100 रुपए के ऊपर है। राइट, जैन साहब के रडार वाले हैं ये सारे। अच्छा, हाँ, मतलब ज़्यादा 4 डिजिट 5 डिजिट में हो जाए जैन साहब के ऑफ रडार हो जाते हैं। ये 25, 50, 100, 200 आते ही जैन साहब के रडार में आ जाते हैं। जैन साहब आपके रडार में कौन कौन से हैं? अनिल जी देखिए ये नहीं, मैं तो आज देखिए ना, आज तो मैंने प्रीवियस चक्र 4 डिजिट वाला दिया हूँ। बट ये स्टॉक्स ऐसे देखिए जो एफएनओ वाले स्टॉक्स होते हैं उनको मैं दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि देखिए आप उसमें कॉल पुट और पूरी स्ट्रैटेजी बेस्ड काम होना चाहिए। तो बट फिर भी देखिए गेल अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो बीपीसीएल है, इनफैक्ट वहां तो और बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया, बहुत अंडर परफॉर्मेंस था। अब क्रूड ऑयल भी रेजिलिएंट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल बनाया जा रहा है, अपना बेस बना रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में काफी जान है। बट मेरा टॉप पिक अभी भी बीपीसीएल ही रहेगा इसमें, और क्योंकि एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज भी है, फंडामेंटल्स भी बेस्ट लगते हैं मुझे सारों में से। और इवन ओएनजीसी बहुत करेक्टेड स्टॉक है, वहां पे भी ध्यान दें। तो ओवरऑल सरकार अब ऑयल एंड गैस को इसीलिए मजबूती की तरफ देख रही है क्योंकि अगर आप पीएसयूज में देखें तो सबसे बड़े मार्केट कैप्स ये सारे ही पीएसयूज के होते हैं। तो इस सेक्टर को तो वैसे भी काफी ध्यान रखेगी सरकार। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जो निवेश किए हुए वो निवेशित रहे। वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है और अभी भी स्टीम बाकी है मेरे हिसाब से। तो ये है आपके लिए राय इन तमाम ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने स्पेशल पिक के बिगुल के साथ। कौन सा कुणाल जी, कौन सा वाला बिगुल चाहिए? पिक ऑफ द डे, स्पेशल पिक, चार्ट कॉर्नर, हमारे पास सारे वाले हैं। अनिल जी पिक ऑफ द डे, कल का पिक है अनिल जी अभी। अच्छा, कल का। कभी ऐसा हो ना, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन आप कहो कि ऐसी पिक आई है हमारे पास में जिसमें आप चार्ट कॉर्नर का भी बजा दो, स्पेशल पिक का भी बजा दो, पिक ऑफ द डे का भी बजा दो, जितने सारे बजा दो। इतना शॉर्ट कभी कोई है ना ऐसा कॉल आए तो बताइएगा जरूर कुणाल जी। मैं सारे एक साथ बजाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। कभी तो वो दिन आएगा जिसमें 100% शॉर्ट। चलिए फिलहाल पिक ऑफ द डे। अनिल जी वो नहीं तो अनिल जी शॉर्ट पिक आएगा तो हम कहेंगे जैन साहब को बोलिए अपना तंबूरा बजाएंगे। अच्छा, वो क्या नाम था उसका? इंग्लिश में कुछ और बहुत मुश्किल का नाम है। क्या था जैन साहब उसका नाम? वाला तबला अनिल जी लैंग्वेज। यस, जेम्बो पता नहीं कुछ था, खड़ा वाला तबला। ठीक है, चलिए ओके, आइए पिक ऑफ द डे का बिगुल। बताइए जैन साहब। ओ सॉरी कुणाल जी, राकेश जी, सॉरी। और अनिल जी हमारे जैन साहब को अगर देखिए अनिल जी, ये स्टॉक जो है, जो हमारा पिक ऑफ द डे है, ये मालामाल वीकली का स्टॉक रहा है, काफी बार रिकमेंड हुआ है और जैन साहब ने तो इतनी बार रिकमेंड करा है कि अगर जैन साहब को इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाए तो खून की जगह ये स्टॉक ही निकलेगा। स्टॉक है CDSL, जो अभी श्रीकांत जी ने भी कवर करा था। अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में एंट्री ली है, तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक मोमेंटम का कैंडिडेट है। CDSL को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है और उसके बाद दूसरी बात अनिल जी जो सबसे अच्छी है वो है कि एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट यहां पर चार्ट पर होता हुआ दिख रहा है। लगभग हम देख रहे हैं कि सितंबर के महीने से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और 510 रुपए की रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा था। आज हम देख रहे हैं कि बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। तो CDSL को बाय करके होल्ड करने की हमारी राय है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 510 रुपए जो कि ब्रेकआउट का लेवल है वहां पर रखें। पोजिशनल बेसिस पर जो टारगेट हमारा है, पहला टारगेट 545 रुपए का, दूसरा टारगेट 560 रुपए का है। इस 560 ये टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। इस वक्त CDSL में थोड़ी देर पहले आपको श्रीकांत जी ने भी CDSL खरीदारी करने की राय दी थी। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा BTST होगा भारत फोर्ज। ये एक स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है 541.50 का। 543 का करंट भाव है। मुझे लगता है कल 10 से 12 रुपए पहले 1 घंटे में मिलने चाहिए। तो 543 पे बाय करें। 539 का एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा सिर्फ 4 रुपए का। और पहला टारगेट 552, 553, दूसरा टारगेट 560, 560 का। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फौज में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई। ये स्टॉक तो आज सुबह किसने रिकमेंड किया था भाई? सुबह सुबह वाला ही था ना भारत फौज। तो बिल्कुल सुमित जी। ओके सुमित जी, धन्यवाद। प्रस्ताव जरा पारित करिए। 515 पे आपने रिकमेंड किया था, 500 चले, आपके तो सारे टारगेट आ गए। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल सारे के सारे टारगेट आ गए और अभी ये और ऊपर भी जाने को तैयार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वागले साहब। वागले साहब ने धन्यवाद स्वीकार भी कर लिया है, मना नहीं किया कि नहीं मैं धन्यवाद नहीं लूंगा, अपने दम पे चला लूंगा, ऐसा नहीं है। आपका धन्यवाद बिल्कुल पूरी तरह से ले रहे हैं। 553, 565 के टारगेट के लिए यहाँ पर खड़े। जय भी जुड़ने वाले हैं जो अच्छा जय हमारे साथ तैयार है। जय एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार है और कैश का ऑप्शन, माफ कीजिए, एक्सपायरी का ऑप्शन नहीं, कैश का ऑप्शन। एक्सपायरी में तो बचा क्या है, कैश का ऑप्शन जय के लिए बिल्कुल। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, कल हमने 13,150 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था ये टाइम पर और आज मॉर्निंग में भी वो किया और निफ्टी इनफैक्ट 211 से लेके 220 तक जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 230 तक जा सकता है, तो निफ्टी में एक बाउंस देखने मिला और वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी थी। अब जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ अनिल जी वो लॉन्ग स्ट्रैंगल दे रहा हूँ। एक स्ट्रैटेजी है, कॉल भी खरीदना है, पुट भी खरीदना है और ये बैंक निफ्टी पर है अनिल जी। निफ्टी पर हमें हायर हाइज देखने मिले आज, बैंक निफ्टी में फिर से एक लोअर हाई देखने मिला बट हायर लोज भी देखने मिल रहा है। तो लोअर हाई हायर लोज के कारण बैंक निफ्टी अब क्लियर एक रेंज में है और ये रेंज में से ब्रेकआउट आने को ही है। ये रेंज अगर हम देखें तो 28,900 से लेकर 30,190 की है, तो 1290 पॉइंट तक की रेंज ये बन रही है। इसमें हमें करना ये है अनिल जी के 10 दिसंबर की एक्सपायरी का जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है उसका 29,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है जिसका रेट अभी चल रहा है 257। तो 257 पे आप 29,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीदे। सेकेंडली 29,200 का एक पुट ऑप्शन खरीदे जिसका रेट अभी चल रहा है 295। सो 257 एंड 295 ये दोनों का टोटल होता है 552। आपको ये पैर खरीदनी है, एक कॉल की एक पुट की, इसकी जोड़ी का कॉस्ट हो रहा है 552 का। इसमें हमें स्टॉप लॉस अनिल जी ये पैर का हमें स्टॉप लॉस रखना है 212 पर। सो 552 पे हमने बनाया है, 212 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट मुझे नज़र आ रहा है ये 552 का पहला वाला टारगेट हो जाएगा लगभग 880, दूसरा टारगेट बन रहा है लगभग 1050 का। तो 880 से लेकर 1050 तक का ये स्प्रेड हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए ये दोनों खरीदने की सलाह है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही अनिल जी कल, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज में सब ब्रेकआउट आना चाहिए बैंक निफ्टी का बहुत ही जल्द। ये 1100 से लेकर 1290 पॉइंट का एक बड़ा रेंज है बैंक निफ्टी में। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर कॉल। और जय एक बार जरा लेवल्स फिर से बता दीजिए क्योंकि ये कॉल बाय सेल स्प्रेड नहीं है या पुट बाय सेल स्प्रेड नहीं है, एक कॉल खरीदनी है एक पुट खरीदना है, जरा एक बार फिर से लेवल्स बता दें जय। श्योर। देखिए दीपांशु, इसमें हमें 29,900 का हमें एक कॉल ऑप्शन खरीदना है 29,900 का और 29,200 का एक पुट ऑप्शन खरीदना है। कॉल ऑप्शन अगर हम देखें तो 257 पर हमें मिल रहा है और पुट ऑप्शन जो है वो 295 पर मिल रहा है। सो 257 पे 29,900 का एक कॉल खरीदे, 29,200 का
295 पर एक पुट ऑप्शन खरीदे। दोनों का जो टोटल है वो 552 पर बन रहा है। इसका पहला टारगेट होगा 880, सेकंड टारगेट होगा 1050। ये जो 552 का स्प्रेड है वो उतना हो जाएगा। और नीचे में हमें जो स्टॉप लॉस दीपांशु प्लेस करना है वो 212 पर है। ओके तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर एक स्ट्रैटेजी। जय के पास एक जैकपॉट कॉल भी है, तो बिगुल बजाते हैं जय के जैकपॉट का। बताएं जय। वेल दीपांशु, आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें डेरिवेटिव स्टॉक्स, इनफैक्ट एफएनओ स्टॉक्स इतने हैं जिसमें बहुत ही एक्शन हमें देखने मिला है और बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट्स हमें देखने मिल रहा है। मारुति तो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया ही, बट अगर आप देखें कि दूसरे भी ऐसे टॉप गेनर्स काफ़ी है जिसमें पीएसयू बैंक है। बट मुझे एक ऐसा दूसरा एक स्टॉक पसंद आ रहा है जो अगेन टॉप गेनर्स में है, टॉप 10 में, वो है पीरामल एंटरप्राइज, पीईएल में क्लियरली फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। सो पीरामल एंटरप्राइज का दीपांशु मैं कहूँगा कि 1550 का हम एक कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। यहाँ पे अगर 1550 के कॉल ऑप्शन का रेट अगर हम देखें तो लगभग अभी 71-72 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद कर चलना है। इस पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 52 पे, तो 72 पे खरीदे। 52 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, एग्जैक्टली 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। यहाँ पे पहला टारगेट बन रहा है 90 का, जो छोटा सा टारगेट है, बट दूसरा टारगेट बहुत ही अग्रेसिव है। दूसरा टारगेट लगभग बन रहा है 110 का। सो 90 एंड 110 ये दो टारगेट्स के लिए पीरामल एंटरप्राइज का मैं कहूँगा कि 1550 का एक कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। इसमें जो हिसाब से एक ब्रेकआउट है दीपांशु, मुझे कोई रेजिस्टेंस ये स्टॉक में लगभग 1575 तक नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ से लगभग हमें 80 पॉइंट का एक मूव क्लियर देखने मिल सकता है पीरामल एंटरप्राइज में। अगर वो ब्रेकआउट आ गया ना तो एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिलेगा जो मीडियम टर्म भी काफी बुलिश हो जाएगा। सो पीरामल एंटरप्राइज में यहाँ से बहुत ही एक्शन अच्छी देखने मिल सकती है हमें। पहला टारगेट 1575 और वो निकला, देन आई थिंक वो तो पिक ऑफ द मंथ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव के लिए तैयार है पीरामल। और देखिए कल से अब तक एक शानदार मूव आई है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं 1500 के ऊपर है और एक और बड़ी तेजी के लिए तैयार है पीरामल। ये आपको ध्यान में रखना है, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। एक्शन कुछ और स्पेसेस पर भी आते हुए दिख रहा है। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है और एक एनबीएफसी में खरीदारी करने की राय। आपको याद होगा कल परसों हमने पीएल खरीदने की राय दी पीरामल और वो काफ़ी मजबूती के साथ चला है। एक एक करके एनबीएफसी में एक्शन हो रहा है। मुथूट फाइनेंस 1180-1185 की रेंज में है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। आज स्टॉक में अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आप तेजी करके चलें और स्टॉप लॉस आप 1170 के आसपास का रख लीजिए। 1180 से 1185 की रेंज में आप खरीद सकते हैं। 1170 का स्टॉप लॉस। टारगेट पहला 1200 का और दूसरा 1215 का। स्ट्रिक्टली बीटीएसटी कॉल्स है आज और कल के लिए, तो यहाँ पर 1200-1215 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस ये स्टॉक भी एक अच्छी मजबूती के साथ ऊपर जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं। ये आपके लिए बीटीएसटी के तौर पर मुथूट फाइनेंस का स्टॉक है। एक बार जरा इस पर राय ले लेता हूँ। मुथूट फाइनेंस वागले साहब काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, रिकमेंड भी कई बार किया। वागले साहब ठीक है बीटीएसटी के लिए कैंडिडेट ये? एक्चुअली दीपांशु ने मुझे पूछा था तो मेरा व्यू बुलिश ही है। बिल्कुल बीटीएसटी के लिए नॉर्मल तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होना जरूरी है और मेरे हिसाब से आज का दिन का हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हो रहा है। एक आध रुपया इधर उधर, तो 1188 के आसपास मेरा एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा 1172 का। थोड़ा सा लंबा है, फिर भी मुझे लगता है 1220 तक के लेवल मैं कल देखूंगा। 1220 बिल्कुल यही एग्जैक्टली लेवल से जिनकी हम बात कर रहे हैं। 1215-1220 रुपए के आसपास के लेवल्स के लिए कल के लिए आप मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है स्टॉक जो डे हाई पर बंद होने की तैयारी में एक अच्छा एक्शन दिखाता हुआ ये स्टॉक है आपके लिए। बाजार भी अच्छे एक्शन में, और जैसा कि दीप हम बात कर ही रहे थे कि 13,150 के ऊपर क्लोजिंग होने की संभावना कम है, 29,500 के ऊपर क्लोजिंग कम होने की संभावना कम है। एग्जैक्टली वहीं पर होता हुआ उन्हीं लेवल्स के आसपास और उनके थोड़ा नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपके लिए इस वक्त। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और एक बार वहीं पर राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। थोड़े और स्टॉक्स जो अब एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं उनमें से
L&T फाइनेंस 4% मजबूत है और पिछली एक्सपायरी का दिन मुझे याद आ रहा है जब हमने इसका कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी और वो 75 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ अब 90 रुपये पर आ गया। सुमित जी भी उस समय बड़े बुलिश थे। सुमित जी अब बताएं क्या टारगेट्स रखे जाएं या फिर हो गया? नहीं अनिल जी, अभी और बाकी है स्ट्रीम्स के अंदर। स्टॉक यहाँ से ट्रिपल डिजिट के अंदर जाने को तैयार है। स्टॉक अभी चल रहा है 90 के आसपास। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 95 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है, तो इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए क्योंकि लास्ट 3 दिनों में स्टॉक 4 दिनों में मुझे बोलना चाहिए 75 वाला स्टॉक 90 पे आया है, तो मस्त प्रॉफिट में है सब लोग जिन्होंने भी लोअर लेवल्स पे लिया है और जो अभी खरीदारी कर रहे हैं वो नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 85-86 के आसपास का। ऊपर में टारगेट 95 से 100 के बनेंगे। जल्दी ये मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए L&T फाइनेंस। बंसल जी की पिक ऑफ द सीरीज भी रही है और वहाँ पे भी टारगेट्स आने की तैयारी में है, नजर रखिए इस पर। इस बीच कुछ और खबरें भी आ रही हैं, पर जल्दी से चलते हैं अनिल जी के पास और उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। अनिल जी, थोड़ी देर पहले हमने डाउ फ्यूचर्स पे एक शार्प फॉल देखा था, उसके बाद रिकवरी भी आ गई है। 30-35 अंकों का गिरावट आई थी डाउ फ्यूचर्स पर वहां से रिकवर भी हो गए हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 60-70 पॉइंट्स नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स अपार ट्रेड कर रहे हैं। यूके के बाजार भी अब थोड़े फिसले हैं। यूरोप आधा % तक नीचे है इस समय। सर बताएं क्या करके जाना चाहिए? दीप, मेरे ख्याल से थोड़ा हल्का रहे आज। एक्चुअली क्या एक्सपायरी का भी व्यू है और दूसरा ये कि एग्जैक्टली सिचुएशन मतलब बहुत साफ नहीं बन पा रही है डेटा में भी। देखिए कमज़ोर है नहीं, आप मजबूती के साथ ट्रेड करें। आज लगातार तीसरा दिन हाई बना है और देखिए आपको सुबह भी मैंने कहा था कि तीसरा दिन लगातार हाई बनता है तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पर आती है। देख लीजिए 29,800 वाला 29,400 है, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल गया। 13,216 वाला 13,100 के आसपास 100 पॉइंट निफ्टी निकल गया। तो नीचे में आप जगह रखेंगे तो आप तो मेरे ख्याल से आज कुछ ना करें। पोजीशन अगर आपकी है तो आप अपनी हेज करके चलें। शॉर्ट है तो आपको कॉल ले लेना चाहिए, लॉन्ग है तो आपको पुट ले लेना चाहिए। बाकी कुछ करने जैसा मुझे नहीं लग रहा कि आज आप बहुत BTST करने जैसा कोई क्लियर कट बैठ रहा है मामला। तो कल की कल देखी जाएगी। भाई आज कुछ खास बात नहीं है, ऐसा कोई मज़ा नज़र नहीं आ रहा कि जैसा कि कोई बड़ा होने वाला एक्शन। और 60-70 पॉइंट डाउन नीचे, डाउ भी आजकल ऐसे सुस्ती दिखा रहा है। कोई बहुत जैसा फ्यूचर दिखा रहे हो वैसे ही बंद होता हो वैसा नहीं। और दूसरा उसके बाद उसके विपरीत पता नहीं सुबह डाउ फ्यूचर्स कुछ और ही हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से आज नई पोजीशन कुछ भी ना बनाए इंडेक्स में, जो है उसे आप अपनी रिस्क के हिसाब से होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन होल्ड करें, हेज जरूर क्रिएट करें, कुछ नई पोजीशन फिलहाल ना बनाएं। एक बार बाजार को थोड़ी डायरेक्शन चूज करने दें। कंसोलिडेशन चल रही है। पर एविएशन के लिए बड़ी खबर और इसके लिए आप जरा नजर डालिए इंटरग्लोब पर। वहां पर उनका बयान आ रहा है कि प्री कोविड की कैपेसिटी के मुताबिक 80% के लेवल्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बयान आया था, बल्कि आज सुबह हमने हाईलाइट भी किया था कि 70% के कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे थे, पर अब इंडिगो कह रहा है कि 80% की कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि लगभग एक शानदार रिकवरी आ गई है एयर ट्रैवल में और अब 80% की क्षमता के साथ उड़ानें इस समय फ्लाई कर रही हैं। तो ये एक डेफिनेटली अच्छी खबर है और हम देख भी रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने इंटरग्लोब पर कॉल भी लिया था हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, श्रीकांत जी ने व्यू भी दिया था। 1650 पर ट्रेड कर रहा है डेज हाई पर। स्पाइस जेट जो सुमित जी की कॉल रही है वहां पर भी देखिए तो शानदार मूव आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से कई अच्छी तेजी बनी हुई है स्पाइस जेट पर भी। तो दोनों स्पाइस जेट और इंटरग्लोब नजर रखिए 3.5 से 4% की तेजी आ रही है। इंटरग्लोब पे अभी मैंने श्रीकांत जी से व्यू लिया था। श्रीकांत जी के पास एक BTST कॉल भी है। श्रीकांत जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले सुमित जी एक क्विक कॉल स्पाइस जेट पर भी, क्योंकि अब 80 के लेवल्स इस चार्ट पर भी आ गए, तो दोनों एविएशन स्टॉक्स अच्छी तेजी में और तेजी देखने को मिलेगी। दीपांशु 80 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था स्पाइस जेट, तो उसके बाद 90 से 95 रुपए तक का मूव स्पाइस जेट पे देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, लोअर लेवल से शार्प मूव देखने को मिल रहा है और अभी वैसा का वैसा मूव और देखने को मिल सकता है। 90 से 95 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए स्पाइस जेट 90 से 95 के लेवल्स के लिए तैयार है। श्रीकांत जी, इंडिगो पर तो आपने अच्छा व्यू दिया था सर, पर आपकी फ्रेश कॉल भी है, तो बिगुल बजाते हैं श्रीकांत जी के लिए BTST का। बताएं श्रीकांत जी। दिवंशु देखिए, वैसे काफी सारे स्टॉक अपना एक कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के बाद एक वापस ब्रेकआउट दे रहे हैं और मार्केट भी वैसे काफी अच्छी तरीके से 13,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैरिको इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 390 के करीब ट्रेड कर रहा है
इस फॉर्मेशन को देखें तो पिछले 4 महीने का कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया है और एक वी शेप रिकवरी का फॉर्मेशन भी इसमें बना है। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा और जैसे आज के दिन में इसने ब्रेकआउट दिया एक्सपायरी के दिन पे, तो मुझे लगता है कि शायद ये 1 या 2 दिन में 404 या 405 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 384 का और टारगेट्स रखेंगे 404 रुपए के। ओके, तो 384 का स्टॉप लॉस, 404 के टारगेट। मैरिको पर आपको करनी है खरीदारी। आज सुबह किरण जी ने भी मार्केट खुलने के बाद यहाँ पर कॉल दिया था और उनका पहला टारगेट था 392 का, जो स्टॉक हिट कर चुका है, और दूसरा टारगेट उनका 399 का था। और अब श्रीकांत जी भी कह रहे हैं कि बीटीएसटी करके जाइए 404 के टारगेट्स के लिए। तो बढ़िया मूव आते हुए दिख रही है मैरिको में। सुबह से आप देखें स्टॉक एक्शन में है और यहाँ से थोड़ा और मूवमेंट आपको बनते हुए दिख सकता है इस स्टॉक पर। मैरिको एक स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर। एफएमसीजी के लिए अच्छा टाइम रहा है। गोदरेज कंज्यूमर पर आज भसीन साहब ने भी कॉल दी थी, वहां पर भी नजर रखिए, मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। फार्मा स्पेस यहां पर फिर से मूवमेंट आ रहा है और डिवीज लैब सुमित जी फिर से मूवमेंट दिखा रहा है। एक अभी थोड़ी देर पहले स्पाइक आया डिवीज लैब पर, बताएं सर 3730 के लेवल्स पर है डिवीज पर, कोई बीटीएसटी कॉल बनती है? जो डिवीज लैब अभी भी स्ट्रांग है, 3750 3800 इसके इमीडिएट टारगेट होंगे और 3800 का लेवल टूटने के बाद 4000 रुपए तक के लेवल डिवीज लैब में देखने को मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रांग चार्ट्स के ऊपर है। स्टॉक के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करनी है और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। 3750 3800 इमीडिएट टारगेट, वो टूटने के बाद 4000 रुपए तक के लेवल डिवीज लैब में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो डिवीज लैब जब भी मूव देता है बड़ी ही मूव देता है और अब देखिए एक शानदार एक्शन के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक का। नजर रखिए डिवीज लैब के काउंटर पर। एनटीपीसी यहाँ पर भी नजर रखिए, एक मूव यहाँ पर भी आ रही है। 4% का उछाल एनटीपीसी में है। श्रीकांत जी 100 के लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, वहां से थोड़ा फिसला है स्टॉक, बट एनटीपीसी जबरदस्त तेजी आ रही है। 100 के बियॉन्ड जाते हुए देखते हैं और उसके बाद और एक्शन दिखता है स्टॉक में सर? जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये पूरे ग्रुप या मैं बोल सकता हूँ कि पूरे सीपीएससी इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है एंड विथ वॉल्यूम इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम का रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस एक बार वी शेप रिकवरी में कन्वर्ट हो चुका है। ऑलरेडी इंडेक्स में तेज़ी है तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी बड़ा उसका कॉन्ट्रीब्यूएंट है और इसमें भी तेज़ी और बनेगी। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 100 रुपये के करीब एक नर्वसनेस आता है, वो शायद रहेगा साइकोलॉजिकल माँ का, लेकिन आई थिंक इट इज़ हेडिंग फॉर 110 रुपये के लिए। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 98-99 के करीब ट्रेड कर रहा है। 95 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 110 के टारगेट के लिए हम इसे एनटीपीसी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो एनटीपीसी को करना है लॉन्ग और यहाँ पर आप एक्शन आते हुए देख सकते हैं। देखते हैं 100 के ऊपर स्टॉक जाता है और किस लेवल पर जाएगा और किस तरह से सस्टेन करेगा, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, दो और स्टॉक्स हैं जहां पर आप इस समय अच्छी मूव आते हुए देख रहे हैं। तो नजर रखिए इस स्पेस पर, थोड़ा एक्शन आया है। इन्फोसिस, टीसीएस यहां पर थोड़ा मूड बिगड़ा है, थोड़े फिसले हैं ये स्टॉक, हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज क्या चल रहा है यहाँ पर? तेजी में है ये काउंटर, सारे आईटी स्पेस से एकदम अलग चल रहा है। रिसेंट के 5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। एचसीएल टेक यहां से और ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसमें 875 रुपए का लेवल टूटने के बाद 900 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकता है। कोई भी डिप आने पे एचसीएल टेक में खरीदारी करनी है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। ओके, तो ये है आपके लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नजर रखिए। पर अनिल जी, डेटा का कमाल देखिए सर, जो आप लेवल्स बाजार की बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और आज भी आपने वो रीआइट्रेट करे थे, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास मूव आती हुई दिख रही है। जो आपने कंजेशन जोन की बात करी थी, यहाँ से थोड़ा मूवमेंट मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर बाजार आ रहे हैं। उसके ऊपर जाने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि एक्शन भरपूर है स्टॉक्स में, पर इंडेक्स लेवल पर एकदम वही लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं सर। बिल्कुल, इसलिए कोई आखिरी घंटे में ट्रेड बना नहीं। 13,150 के ऊपर निफ्टी निकल नहीं पाया और 13,125 के नीचे भी। आप सोचो आधा घंटे में 25 पॉइंट का भी मूव नहीं आया। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 29,500 को पार नहीं कर पाया। 29,400 29,500 की रेंज जो हम बता रहे थे, उसी रेंज में पूरा इसने आखिरी आधा घंटा बीता दिया। तो बहुत कम ऐसा होता है कि एक्सपायरी के दिन आपको आखिरी आधा घंटा बहुत कम मूवमेंट मिले। बिल्कुल छोटे से मूवमेंट में ये आखिरी आधा घंटा खत्म कर रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है, इंडेक्स में नहीं है तो नहीं है, नहीं था तो
तो इसलिए मैंने कहा कि कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि इंडेक्स में क्या कुछ होने वाला है। तो इसलिए आपको मैंने ये साफ कहा कि इंडेक्स में अभी आप कुछ मत करिए, कुछ करने जैसा है नहीं। लेकिन काफ़ी कुछ स्टॉक्स हैं जो आज ज़बरदस्त एक्शन के साथ बंद हो रहे हैं। आप देखिए सरकारी कंपनियों में दमदार तेज़ी होती दिख रही है। सेल, पीएनबी, कैन बैंक, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पीएफसी, लंबी लिस्ट है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स बड़ी मजबूती के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। वहीं कमजोरी के लिहाज से देखें तो एचडीएफसी बैंक ये एकमात्र निफ्टी का स्टॉक ऐसा है जो कमज़ोर अच्छा खासा होता दिख रहा है। एसबीआई लाइफ कल का स्टार परफॉर्मर आज 2% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और अदानी ग्रुप के शेयरों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। टीसीएस, इन्फोसिस भी हल्की कमजोरी के साथ बंद होते दिख रहे हैं। दीप, तो ये थोड़ा सा एक्शन इस वक्त हल्की कमजोरी की तरफ है, लेकिन इंडेक्स हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए नजर आ जाएं। इस बात की पूरी संभावना है। ओके, कैश के स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखा है। आज कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो बड़े मूव के साथ ट्रेड करते हुए दिखे हैं। डेल्टा कॉप 14% ऊपर आज ये ट्रेड करता हुआ दिखा है, यहाँ पर बड़ा एक्शन हुआ है, अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है। सेंचुरी प्लाई 10% मजबूत आपको नज़र आएगा। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर बड़ा एक्शन बना है आज के सेशन में। और स्टॉक्स जहाँ पर भरपूर तेज़ी बनती दिख रही है उसमें टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 12% ऊपर है। इरकॉन जो सुमित जी और सेठी साहब दोनों कह रहे थे 7% यहाँ पर ऊपर तेज़ी बनती हुई दिख रही है। CDSL 5-6% मजबूत बंद हो रहा है। एक का फ़ायदा एक का नुकसान। SBI कार्ड्स को फ़ायदा मिला है HDFC का बैंक पर जो एक्शन हुआ है RBI की तरफ से। एक और हमारा स्टॉक मालामाल वीकली का कैमलिन फाइन 90-95 रुपये की रेंज में हमने रिकमेंड किया था। 118 रुपये के ऊपरी सर्किट पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर्किट पर ट्रेड करने का मज़ा तो टैनला प्लेटफॉर्म ले रहा है। हर रोज़ 5-5% का सर्किट आज 700 के पार निकलता हुआ ये है स्टॉक्स जो दमदार एक्शन में आपको इस वक्त नज़र आएंगे। तो भरपूर एक्शन होता हुआ दिख भी रहा है इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने रख दें। 23 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 23 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और 17 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। आमतौर पर ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है। तीनों इंडेक्स लगभग बराबरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग आएगी, हल्की सी नीचे आ सकती है, लेकिन तब तक आइए बताने क्या कुछ एक्शन है आपके लिए बाजार बंद होने के बाद। अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, सबको ही पूछता हूँ, देखिए इससे पता चलेगा कि आप है ना घर के कामों में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, समझ में आ जाएगा मुझे। और मेडिकल वाले बंसल जी के लिए तो ये दोनों ही तरीके से, मेडिकल का भी और घर का भी। और सवाल आसान नहीं है, मुश्किल वाला है। ऐसी खाने की चीज़ का नाम बताइए जो कई सालों तक खराब नहीं होती। ये लो, अच्छा क्लू दूं आपको, मीठी होती है, दवाइयों में भी काम आती है। जी जय, हनी। ओ माय गॉड, मैं तो सोचा आप शहद बोलेंगे। आपने हनी बोला, लगता है इस शब्द का इस्तेमाल आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली करते हैं। वैसे भी थर्सडे फ्राइडे आते ही मेरा थोड़ा मस्ती की पाठशाला वाला मूड बन जाता है। भले मैं शो करूँ ना करूँ, कहीं तो मस्ती की पाठशाला निकल जाती है। बिल्कुल सही जवाब। बंसल जी आप पीछे रह गए, देखो जय ठक्कर आपसे आगे निकल गए। जय, हनी शब्द का इस्तेमाल और हनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लगता है आपसे ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल ये वो चीज़ है जो सालों साल ख़राब नहीं होती है, और इसीलिए शहद को कई सदियों से सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, अमृत माना जाता है। और इस बार कोरोना काल में जो शहद बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने इसे जमकर बेचा है। मतलब इम्यूनिटी बढ़ती है, बढ़ती भी है, सनी नहीं बढ़ती है, ये बोलकर काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन्होंने ये कहा है कि शहद की मिठास के पीछे बड़ा खेल हो रहा है और इस खेल का भंडाफोड़ किया। CSE के मुताबिक देश में बिकने वाले 10 बड़े ब्रांड शहद के जो है वो मिलावटी या नकली है। 10 बड़े ब्रांड मिलावटी या नकली है। अब सवाल ये कि CSE ने इस पूरे गोरखधंधे का खुलासा कैसे किया है। मिलावट के इस खेल में चीन और चीनी प्रोडक्ट्स, चाइना आ गया यहाँ पे भी। हर मिलावट का नाम और चाइना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर इसमें चाइनीज़ कनेक्शन क्या है, मिलावटखोर ऐसा क्या करते थे कि फसाई को भी कभी पता नहीं चला कि शहद में मिलावट हो रही है। और मिलावट वाला शहद आपकी सेहत में इम्यूनिटी बढ़ाने के बजाय किस तरह से बुरा असर डाल सकता है, इन सब सवालों के जवाब लेंगे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आज। सुनीता नारायण जी होंगी, वो डायरेक्टर जनरल CSE की हैं जिन्होंने इसका खुलासा किया है। महेश झगड़े साहब हैं, वो पूर्व FDA कमिश्नर है महाराष्ट्र के। और डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल है, वो हेड न्यूट्रिशन रिसर्च
PHFI दिल्ली से। ये तीनों जुड़ेंगे हमारे साथ, इनसे करेंगे बातचीत। इस हनी में मिलावट है। अगर इस पर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो आप हमें हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा इसका इस्तेमाल करें और ज़रूर भेजें। और अगर आपको कोई राय, सलाह या सवाल पूछना है तो बंसल जी आप अभी भी कर सकते हैं तुरंत प्रभाव से। आपको हैशटैग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये फ्रीडम है। देखिए अनिल जी, जो ये हनी में एडल्ट्रेशन हुई अनिल जी, उसने तो हनी ट्रैप का मतलब अनिल जी बदल दिया है। और इस अनिल जी हनी ट्रैप में ना सिर्फ मैं ट्रैप हुआ हूँ, आपकी बगल में बैठने वाले दीपांशु भी ट्रैप हुए अनिल जी। कैसे? और मेरे को मालूम नहीं और कितने कौन कौन से पैनलिस्ट हनी लेते हैं, बट अनिल जी आज अगर आप देखें तो हनी ट्रैप का मतलब बदल गया है और इस हनी ने सबको ट्रैप कर दिया अनिल जी। ये बात तो सही है। देखिए आप बाजार में खेलने के साथ साथ शब्दों के साथ खेलने में भी माहिर होते दिख रहे हैं, कि इस बात की मुझे खुशी है बिल्कुल। लेकिन ये हनी और बाकी जो हनी ट्रैप बता रहे हैं उसमें बड़ा फर्क है। लेकिन हाँ, इसमें मिलावट में अब आप ना फंसे, इसके लिए शाम वाला शो ज़रूर देख लें। और रात को 8:30 बजे एक और शो है, वो आपके टैक्स से जुड़ा हुआ है। टैक्स की कन्फ्यूजन, मिलेगा सॉल्यूशन। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का वक्त जल्दी आ रहा है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहिए, कौन से फॉर्म में क्या खास बात है, क्या जानकारी भरनी है, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भरें कैसे रिटर्न, तो फिर एक काम करिए, शाम को आज मनी गुरु में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है ना। और ITR भरना आपके लिए आसान बने। देखो बिल्कुल एकदम मतलब थोड़ा तो मुश्किल रहता है ये। देखो कुछ भी करो, इनकम टैक्स वाला मामला है ना, बिल्कुल इतना आसान तो नहीं होता कि एकदम ही बिल्कुल आप ठीक हो जाए, लेकिन काफ़ी मदद आपको मिल जाएगी। तो ये शो मिस मत करिएगा। टैक्स की कन्फ्यूजन, मिलेगा सॉल्यूशन। और आप सब लोगों से भी निवेदन है भाई, सब लोग अपने अपने रिटर्न टाइम से भर लेना, लेट ना करें। आप अपने रिटर्न ज़रूर टाइम पे भर लें। ओके, आइए अब फाइनल क्लोजिंग। 14 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पर 29,448, 29,400, 29,500 के बीच में बंद होगा, वहीं जाकर बंद हुआ है। निफ्टी 13,000, 13,150 की रेंज में बंद होगा। इनफैक्ट 13,125 के आसपास 13,133 पर बंद हुआ है 20 अंकों की तेजी के साथ। 14 अंक ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है 44,632 के साथ। लगातार तीसरा दिन रिकॉर्ड। किस बात का रिकॉर्ड? हाई बनने का। 13,133 जो निफ्टी पर आज क्लोजिंग हुई है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। जी हाँ, कल से ऊपर बंद हुए हैं 20 पॉइंट। और 44,632 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है आज आपके लिए। ये भी आपके लिए सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बनाई है और लाइफ टाइम हाई इंट्राडे में भी बनाया, तो दोनों तरफ से। और इसलिए हमने कहा कि जब लाइफ टाइम हाई बने तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए। देखिए ऊपरी लेवल से लगभग 80 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है निफ्टी आज के हाई से, और सेंसेक्स लगभग 300 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, और बैंक निफ्टी लगभग 350 पॉइंट हाई से नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ये है मज़ा डेटा का और रिसर्च और एनालिसिस का, ताकि आप ऊपर के लेवल पे फंसे ना, ऊपर प्रॉफिट बुक करें, नीचे में खरीदें, जगह भी रहे। यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। लेकिन कल का दिन होगा बड़ा अहमियत वाला, और वो इसलिए कल आने वाली है RBI की क्रेडिट पॉलिसी। और समय ध्यान से नोट कर लें, सुबह 10 बजे आएगी पॉलिसी। पहले वो 12 बजे वाला ज़माना गया, काफ़ी टाइम हो गया। 10 बजे वैसे तो अब आपकी आदत हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है, 10 बजे कल सुबह पॉलिसी होगी। पॉलिसी पे आपके चहेते एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे, जिनको आप बड़े मिस कर रहे हैं। अजय बग्गा साहब होंगे, VK शर्मा साहब होंगे, आशु मदान साहब होंगे, भसीन साहब भी होंगे, और साथ ही प्रदीप चौधरी साहब, वृंदा जागीरदार जी, और बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होने वाले हैं, जिसमें आशुतोष खजूरिया साहब, KK मिस्त्री साहब, ये सब जुड़ेंगे और आपको क्रेडिट पॉलिसी का पूरा विश्लेषण देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब नहीं होंगे। कुणाल जी, राकेश जी, जय, साथ ही हमारे सुमित जी, ये सब लोग तो होने ही होने हैं। इनके अलावा ये एक्स्ट्रा में है। तो बड़ा पैनल, और आपके लिए 10 बजे जब पॉलिसी आएगी तो पॉलिसी का भी एक्शन, और साथ ही वागले साहब भी और पॉलिसी का भी एक्शन होगा, और दोनों एक्शन आपके लिए एनालिसिस भी और हमारे ट्रेडिंग कॉल्स का एक्शन भी, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो चलिए, आप सब लोगों से विदा लेने का वक्त है।